बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन को। पाइथन इज़ एन अमेजिंग लैंग्वेज जो इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेजेस में से एक है और इसको आज हम सीखने जा रहे हैं A to Z। कंप्लीट पाइथन का बेसिक कोर्स आपके सामने पेश की खिदमत है, जिसके अंदर हम W3 स्कूल्स वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए एज ए रेफरेंस नोट्स के सूरत में हम यूज़ करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन। ठीक, ये बेहतरीन वेबसाइट है जिसके अंदर ये तमाम टॉपिक्स हैं जो हम आज इस पूरे कंप्लीट लेक्चर के अंदर बेसिक कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे कि आप अगर पाइथन फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहे हैं तो पाइथन क्या है, कैसे यूज़ की जाती है यूजिंग दिस W3 वेबसाइट स्कूल वेबसाइट्स। बेसिकली इसका मकसद, इस वेबसाइट को यूज़ करने का मकसद ये कि इस नोट्स मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर लोग नोट्स और हैंड आउट्स और स्लाइड्स की बात करते रहते हैं। तो ये कॉमनली पब्लिकली अवेलेबल बेहतरीन वेबसाइट है, सारे कॉन्सेप्ट्स टिपिकली इसमें मेंशन है। तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए भाईजान आपको पूरी पाइथन सिखाएंगे। मैं आपको इसी उर्दू सिंधी ज़बान के अंदर आराम से कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से समझाने की करूँ कि यार पाइथन क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, लूप्स, लॉजिक्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स वगैरह क्या क्या कैसे हैं, और उसको हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरे सीरीज़ को, उस पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा तो आप अच्छी तरीके से पाइथन को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पाइथन को इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे पहली दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ है या आप पहले भी आ चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह से भी पाइथन के और बहुत सारे सेशंस और ट्यूटोरियल्स और कोडिंग के लेक्चर जो हैं वो बनाता रहूँगा। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान भट्टी है। तो चलें शुरू करते हैं पाइथन सीखना। ठीक है, तो पाइथन सीखने के लिए सबसे पहले हमें पाइथन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके लिए हम आ जाएंगे python.org वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आप चले जाएं डाउनलोड्स के अंदर, पाइथन को डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें। बहुत सिंपल सादा सा इंस्टॉलेशन है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। हालांकि मैंने इसका वीडियो भी बना के रखा हुआ है, हाउ टू इंस्टॉल एंड इंटीग्रेट पाइथन विद VS कोड। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दिस आउट। मैं यहाँ कहीं कोने में भी इसका डाल दूंगा कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो पाइथन डाउनलोड करेगा। पाइथन डाउनलोड करने के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे समथिंग कॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड। इसकी वेबसाइट है code.visualstudio.com। इस वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड करें विजुअल स्टूडियो कोड, इसको भी आप इंस्टॉल करें। ठीक है, ताकि हम पाइथन को बड़ी आराम से इस्तेमाल कर सकें। पाइथन को, इसको VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद जब आप VS कोड खोलोगे तो आपको तीसरा जो स्टेप बेसिकली करना पड़ेगा वो एक्सटेंशंस का है। तो एक्सटेंशंस में आ जाए, यहाँ पे आने के बाद आपको पाइथन मिलेगा। ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको पाइथन मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद पाइथन को भी आप इंस्टॉल कर दें। इसके मैंने क्योंकि किया हुआ है तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे ब्लू बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें, पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कोड रनर। अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद भी आ जाएगा आई थिंक कोड रनर। ठीक है, कोड रनर हमारे पास आ गया। इस बेसिकली अलाउज यू कि आप आराम से कोड को रन कर सकें, पाइथन के कोड को यहीं पे आउटपुट जनरेट करा सकें। तो कोड रनर एक API होगी, मैंने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। आपने अगर नहीं किया होगा तो आपके यहाँ पे ब्लू बटन नजर आ रहा होगा इंस्टॉल का, जैसे यहाँ पे बाकियों के ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो 3 स्टेप्स हैं, पाइथन करना, VS कोड करना, उसके बाद VS कोड के अंदर आके एक्सटेंशन में पाइथन के एक्सटेंशन इंस्टॉल करना और कोड रनर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करना। ये जब आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपके पास पाइथन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप बड़ी आराम से पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो कोड रनर कोड रन करने के लिए अलाउ कर रहा होता है। तो वंस यू डू दैट तो आपके पास पाइथन कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका होगा एंड नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग पाइथन वेरी इजीली एंड कन्वीनियंटली। ठीक है जनाब, तो अब ये बेसिकली VS कोड का है सेटअप। आई एम श्योर आपने पहले यूज़ किया होगा, नहीं यूज़ किया हुआ तो ये बड़ा अच्छा एडिटर है जिसके अंदर आप बड़े आराम से कोडिंग कर सकते हैं। नॉट ओनली पाइथन बल्कि तकरीबन दुनिया की हर लैंग्वेज की कोडिंग अब इसके अंदर सपोर्टेड है, तो हम इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हमारा काम है पाइथन के अंदर आके यहाँ पे आके काम करना। ठीक है, तो इसको हमने बंद कर दिया फिलहाल एंड लेट्स जस्ट गो बैक इनटू आवर वेबसाइट। तो मैं वापस जाता हूँ अपने पाइथन वेबसाइट के अंदर, इन दोनों को हमने कर दिया बंद। उम्मीद है कि आपने इंस्टॉलेशन वगैरह कर दी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स में बताओ कि सर क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आपके पास पाइथन नहीं चल रहा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आ जाते हैं W3 स्कूल्स वेबसाइट के अंदर भाईजान। चलें जी, अब यहाँ पे आने के बाद ये कंप्लीट एक बहुत ज़बरदस्त पाइथन का वेबसाइट ट्यूटोरियल, अगेन मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास डाल दूंगा। यू कैन गो इनटू w3schools.com, वहाँ पे पाइथन सेलेक्ट करेंगे तो पाइथन का डिफॉल्ट होम पेज आ जाएगा जिसमें पाइथन के बारे में बताया जा रहा है। पाइथन इज बेसिकली बहुत कॉमनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कैन बी यूज फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। वेब एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होती है और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के तौर पे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती है। ऑफलाइन एप्लीकेशंस भी इसमें बन रही होती हैं। इसकी जो यूजेज है वो डेटा साइंस, AI से लेकर तकरीबन दुनिया की हर फील्ड के अंदर अब पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पाइथन सीख ही रहे हैं तो उसका मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। नहीं भी आइडिया है तो अगेन कमेंट्स में बताएं कि आप पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं या आपको किस लिए यूज़ करनी चाहिए या पाइथन के एडवांटेजेस क्या है, तो आई विल लेट यू नो फर्दर। ठीक है जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। चलें, तो पाइथन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें बेसिकली फर्स्ट पेज पे होम है जो बेसिकली जस्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, लर्निंग बाय एग्जांपल वगैरह वगैरह के इसके अपनी
W3 स्कूल्स का अपना एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं इन पाइथन इटसेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर कि व्हाट इज पाइथन और पाइथन है क्या। तो पाइथन इज वेरी पॉपुलर एंड कॉमनली यूज लैंग्वेज, बनाई गई थी बाय जियोडो वैन रोसम, कोई हजरत है, 1991 में इसको इनिशियली बनाया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलरिटी 2000s के बाद बहुत ज़्यादा कॉमनली स्टार्ट होने लगी। बनी पुरानी लैंग्वेज थी लेकिन पॉपुलर बहुत देर से हुई। इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ये बेसिकली 4 लाइनें जस्टिफाई नहीं करती। टेक्निकली पाइथन हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है, चाहे आप एआई में हैं, डेटा साइंस में हैं, मशीन लर्निंग में हैं, आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जा रहे हैं, आप नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप वेब एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, आप चाहे ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे आजकल पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। सो नो योर एरिया कि आप किस लिए पाइथन को उठाना चाह रहे हैं और उसी डायरेक्शन में हम फिर पाइथन के उस हिसाब से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम इनकी एक्चुअली ब्रांचेस पाइथन की बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी एपीआई प्लगइन्स अगर एक्सटर्नल आ जाती हैं, एक्सटेंशन आती हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने फिलहाल कहा कि भाई ठीक है, हम क्योंकि बेसिक्स पूरा कवर करेंगे तो पाइथन का हम बेसिक जाएंगे, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, फ्रॉम सिंटैक्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, तो इट रियली डजंट मैटर कि आप इवेंचुअली कैसे यूज़ कर रहे हैं। कोई सी भी टेक्नोलॉजी पे आप जाएं, आपको बेसिकली पाइथन के बेसिक्स आना लाजमी है। ठीक है, व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन क्या कर सकता है भाई। पाइथन कैन बी यूज फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, वेब एप्लीकेशंस बना सकता है, वेबसाइट के ऊपर सर्वर साइड बेसिस स्क्रिप्टिंग बना सकता है। मतलब ये कि एक सर्वर होगा और आपका कोड होगा और वो कोड आपके सर्वर से कॉन्टैक्ट करके डेटा फैच करेगा। एडवांटेज ये मिलता है कि वो जो यूज़र बनेंगे वो एक यूज़र हो सकता है या 1000 यूज़र हो सकते हैं। कोड हमारा सर्वर पर रिजाइड करेगा, 1000 यूज़र भी सर्वर से कॉन्टैक्ट करेंगे, डेटा हमारे पास फैच करेंगे। तो वन सर्वर, जिसको क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन भी कहा जाता है, वो सिस्टम हमें बनाने में हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लाइंट सर्वर के अंदर हमारे पास सर्वर साइड पे कोड होता है, डेटाबेस हो रही होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज़ करें, इट्स एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर, मेन सर्वर पे डेटा पड़ा है, हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, वो सर्वर से कनेक्ट करके डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए आ रहा होता है। पाइथन कैन बी यूज अलॉन्ग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ वर्क फ्लो, सॉफ्टवेयर ऑफलाइन सिस्टम्स के साथ भी इसका काम किया जाता है, जिसके तहत आप सिस्टम वर्क फ्लोज डिजाइन किए जाते हैं। स्पेसिफिकली मैंने कहा एआई, डेटा साइंस वगैरह के अंदर पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम्स, रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। किसी भी डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा को रीड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो वेब के ऊपर हो चाहे ऑफलाइन हो। आप किसी भी सूरत में वेब के ऊपर काम, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यहीं पे एआई, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नॉलेज बेस्ड सिस्टम से लेकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, सब पाइथन के अंदर हमारे पास आ जाता है। पाइथन कैन डू एनीथिंग। तो किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, पाइथन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत आसानी से, बहुत इजीली परफॉर्म कर सकता है। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्ट रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जल्दी से किसी सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाना है या आपके फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक जाना है, पाइथन कैन बी यूज फॉर एनी पर्पसेस ऑल्सो। इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इजीली एक्सटेंडेबल है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं हमारे पास। तो वही मैंने कहा, अपनी एप्लीकेशन जानो कि आपको पाइथन किस लिए यूज़ करनी है, मुझे भी बताओ कि आप पाइथन किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कमेंट्स में। और इसी हिसाब से अगर आप कभी भी नहीं पता तो लर्न पाइथन एंड देन फाइंड आउट किया ओके मेरा फाइनल टारगेट क्या है, मैं वेब के हिसाब से पाइथन लर्न करना चाह रहा हूँ, एआई के हिसाब से, डेटा साइंस के हिसाब से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हिसाब से, कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग के हिसाब से वगैरह वगैरह। ठीक है, वाई पाइथन, भाई पाइथन क्यों यूज़ करें। और लैंग्वेजेस नहीं है तो यस देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस, दुनिया में बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं। कॉमनली हम जावा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास इसी तरीके से वेब के हिसाब से PHP मौजूद है, जावास्क्रिप्ट मौजूद है, रिएक्ट मौजूद है, लेकिन पाइथन हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस। ठीक है, पाइथन वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सबसे मेजर चीज़ ये कि कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठाएं, आपके पाइथन उस लैंग्वेज के ऊपर काम करेगा, तो इसलिए इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इन अ वन वे। ठीक है, कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम चले जाएं, आप पाइथन को बड़े आराम से रन कर सकते हैं। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है, मीन्स कि इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हम C++ की बात करें, जावा की बात करें, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका सिंटैक्स लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ठीक है, उसमें आपको कोड लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। पाइथन को बनाया गया था मोर इन फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, एक जनरल इंग्लिश फॉर्म के अंदर से हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स को यूज़ कर रहे हैं, लूप्स, कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं, उसी तर्ज पे इसको बहुत आसान करके बनाया गया, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई है, इसकी जो स्प्रेड है मुख्तलिफ डायमेंशंस में वो बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि इट्स मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड फॉलो। ठीक है, वो हम आज जैसे हम करते हैं तो आपको बताते जाएंगे। पाइथन हैज अ सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड। ये उसका मेजर एडवांटेज आता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। बाकी लैंग्वेजेस में हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जावा पढ़ी है या नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जावा के अंदर मुझे सिंपली अगर हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है, मुझे जावा की क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास जावा क्लास नेम स्टैटिक, फिर उसके ब्रैकेट वगैरह देना है, फिर उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक डिफॉल्ट मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके फिर ब्रैकेट्स लगाए, फिर उस मेथड के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर उसके अंदर करना पड़ेगा। तो ये 5-6 लाइनें लिखनी पड़ेंगी एज कम्पेयर टू पाइथन जस्ट 1 लाइन। पाइथन में आके हम सिंपली एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, खलास।
ठीक है। तो वहाँ 4 लाइनें लिखी, 5 लाइनें लिखी, और वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ, के सिंटैक्स एरर ना हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसका सिंटैक्स प्रॉपर हो, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स दिया तो एस कैपिटल स्ट्रिंग का वगैरह वगैरह। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिख दो भाई, खलास। तो इस वजह से पाइथन का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है कि यार यहाँ एक लाइन में वो चीज़ हो रही है जो जावा में मुझे 5 लाइन लिखने पड़ रही है। अगेन जावा का अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, उसकी अपने एक यूजेज है, लेकिन एक जस्टिफिकेशन के हिसाब से मैं सिंपल सी बात करूँ, सेम चीज़ हमारे पास अगर मैं C++ उठाएं तो उसके अंदर भी बहुत 2-3 लाइनें में लिखनी पड़ती हैं, पाइथन के अंदर 1-2 लाइनों में कोड होता है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड की हुई हैं, तो हम उसको बड़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं। पाइथन सिंटैक्स अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइन्स। अभी जैसे बात की, पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम मीनिंग द कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज रिटन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की इंटरप्रेटर सिस्टम की, और इसके अलावा अल्टरनेटिव आता है कंपाइल टाइम सिस्टम्स। ठीक है, दोनों का डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ। जावा, C++, सी लैंग्वेज और इस तरह की बहुत सारी और जो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको हम कहते हैं कंपाइल टाइम लैंग्वेज। मींस पहले आपने कोड लिखा, फिर कोड को आपने कंपाइल किया। कंपाइल क्या करता है कि कंपाइलर होता है पीछे जो आपके कोड को रीड करता है फॉर सिंटैक्स एरर्स, फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, फॉर रूल सिंटैक्स रूल्स वगैरह सब चेक करने के बाद उसकी एक एग्जीक्यूटेबल बनाता है। जावा के अंदर बाइट कोड बनती है, विंडोज़ के अंदर EXE बनती है, फिर EXE को हम रन करते हैं अलग से। तो ये मल्टी स्टेप चीज़ आ जाती है। कंपाइलर में एरर आ गया तो वहीं पे कोड रन स्टॉप हो जाता है। तो समटाइम्स इफ यू आर डेवलपिंग ए लार्जर एप्लीकेशन तो आपको बहुत पूरा कोड पूरा लिखना पहले कंप्लीट बनाना पड़ेगा, पूरा कोड कंप्लीट होगा, उसके बाद पूरे कोड को हम कंपाइल करते हैं, फिर उसका एग्जीक्यूटेबल बनती है, फिर हम रन करते हैं। यहाँ पे हजरत कह रहा है कि भाई पाइथन जो है एक ऐसी चीज़ है जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज हम कहते हैं वो लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इन HTML इज नोन एज एन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, जिसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हम जैसे एक एक लाइन लिखते जाएं तो वो कोड आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, आपको पूरा वेब पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने 2 लाइनें भी लिखी तो सेव एज करके ब्राउजर में गए तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इंटरप्रेटर का एडवांटेज ये मिलता है कि आपने एक लाइन लिखी, क्लिक किया, वो रन हो गया, दूसरी लाइन लिखी, रन किया, तीसरी लाइन लिखी, रन किया, चौथी लाइन लिखी, रन किया। जो जो आप कोड लिखते जाओगे आप रन करते हो, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता जाता है, कोड को लाइन को एग्जीक्यूट करता जाता है। ठीक है, तो इट डज नॉट नीड कि आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो मैं रन करूंगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। मीन्स ये लाइन बाय लाइन आपका कोड डायरेक्टली इंटरप्रेट होकर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इट्स टेक्निकली नॉट ए कंपाइलिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटर ऑब्वियसली सिंटैक्स एरर्स को जरूर चेक करता है, लेकिन अगर आपका एरर हुआ तो समटाइम्स वो आउटपुट में कुछ नहीं देगा। कंपाइलर क्या करता है कि आउटपुट से पहले ही वो पूरे कोड को कंपाइल करके सिंटैक्स चेक कर रहा होता है। ठीक है, सो दैट बिकम्स द मेजर डिफरेंस विद दैट। उसके बाद पाइथन कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोसीजरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे। पाइथन के 2-3 हमारे पास कोडिंग के स्टैंडर्ड्स आए थे कि आप उसको प्रोसीजरल वे के साथ कर सकते हो, जैसे हम यूजुअली नॉर्मल प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे C++ हुआ या जावास्क्रिप्ट वगैरह हुआ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे प्योर जावा हुई लैंग्वेज, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं कि आपने क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट्स बनाया, फिर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मेथड्स डिक्लेयर किए, फिर मेथड्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, फंक्शन बना के यूज़ किया। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का हमारे पास एक स्टैंडर्ड आया था। तो पाइथन को आप स्टैंडर्ड भी तो इस प्रोसीजरल वे से भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के तहत भी यूज़ कर सकते हैं, या फंक्शनल फंक्शंस बना के भी उनका यूज़ कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट डायमेंशन में हम यूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजरल से, आगे चल के वी विल बी डिस्कसिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल वे एज वेल, अपने फंक्शंस भी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली प्रोसीजरल है, बहुत स्ट्रेट 1 बाय लाइन कोड है, 2-3 लाइनें आपने लिखी, उसको एग्जीक्यूट करते गए, कोड आपका चलता गया। तो ये इसके हमारे पास एडवांटेजेस ही आती हैं। पाइथन का जो मेरे मेजर जो गुड टू नो अच्छी चीज़ अगर आपको पता हो कि द मोस्ट मेजर वर्जन ऑफ पाइथन और पाइथन 3, ठीक है, और विच विल बी शैल बी यूजिंग दिस ट्यूटोरियल, जिसमें हम पाइथन 3 को बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इसके अलावा उसके और पुराने वर्जन्स भी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फिलहाल पाइथन 3 इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। इन दिस पाइथन ट्यूटोरियल हम जो है टेक्स्ट एडिटर, अब जैसे W3 स्कूल्स है, ये अपना टेक्स्ट एडिटर और अपना कोड यूज़ कर रहा है, पाइचार्म को यूज़ कर रहा है। हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने कोड को रन करेंगे, और इसी के ऊपर हम अपना आउटपुट जनरेट करा के कोड को चेक कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप दैट बिकम्स लिटिल बिट क्लियर। बाकी के आगे की जो चीज़ें हैं वो हम इस पर एक्सप्लेन करते चलेंगे आपको। ठीक है, पाइथन सिंटैक्स कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, पाइथन वाज डिजाइन फॉर रीडेबिलिटी वगैरह वगैरह। अगेन ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं अभी ज़्यादा स्पोर्ट में नहीं जाता। लेट्स जस्ट गो इनसाइड टू गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए तो अभी हमें बताएगा कि भाई पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेप मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, अब यहाँ पे ये कमांड लाइन पे जाके पाइथन को इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली चला रहा है, लेकिन क्योंकि मैं पाइथन को VS कोड के साथ चलाने की कर रहा हूँ तो मुझे इस स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप VS कोड के साथ करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। आप चाहें तो उसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको पाइचार्म के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी और एडिटर के साथ जिस पर आप कंफर्टेबल हो। हम लोग क्योंकि VS कोड कर रहे हैं तो भाई हम उसी के साथ करेंगे। ठीक है जनाब,
चलें जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फाइनली लेट्स स्टार्ट पाइथन। तो पाइथन शुरू करते हैं भाई। आ जाओ सिंटेक्स के ऊपर। पाइथन के सबसे पहले हम जो बेसिक चीज़ समझते हैं कि पाइथन का सिंटेक्स क्या है। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय सिंटेक्स? अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो सिंटेक्स लफ्ज़ को मैं समझा दूं। सिंटेक्स का मतलब ये है तरीक़ेकार, वो क्या पैटर्न है कोड लिखने का, इसको हम सिंटेक्स कहते हैं बस। ठीक है, वो पैटर्न का, वो तरीक़ेकार का, वो स्ट्रक्चर का, कि जो कोड आप लिख रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसको हम सिंटेक्स कहते हैं बस। ये सादा ज़बान में हमारे पास सिंटेक्स आ जाता है। ठीक है, तो लफ्ज़ सिंटेक्स हम बार बार यूज़ करते रहेंगे। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इन सब का सिंटेक्स है कि अगर मैं वेरिएबल्स हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है, अगर डेटा टाइप्स हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है, अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रिंग कैसे करते हैं, सिंटेक्स। तो लव सिंटेक्स 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 अगेन, सिंटेक्स मीन्स तरीक़ेकार, स्टैंडर्ड वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जिसके तहत आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई पाइथन को, एज वी लर्न इन प्रीवियस पेज, पाइथन सिंटेक्स एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। पाइथन को आप डायरेक्टली कमांड लाइन में कर सकते हैं। प्रीवियस स्टेप में जैसे हमने डायरेक्ट करा था, हम लोग करेंगे वीएस कोड के अंदर। मैं भी आपको शो कर देता हूँ। पाइथन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडेंटेशन की। ठीक है, अब सबसे पहले पाइथन का बेसिक कोड पहले लिख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे फाइल में। सबसे पहले बना लेते हैं न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल पे हमने नाम दे दिया फर्स्ट पाइकोड डॉट पी वाई। ठीक है, अब ये पाइथन का हमारे पास फाइल आ गई। पी वाई इज एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल। पी वाई देना लाजमी है ताकि आपको सिस्टम को पता चले कि मैं पाइथन के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्लिक किया एंटर, तो अब मुझसे पूछेगा भाईजान आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैंने इसको कह दिया कि मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाइथन सोर्स कोड का, उसी के अंदर फर्स्ट पाइथन डॉट पी वाई करके मैंने फाइल को सेव करा दिया। तो मेरा पाइथन की फर्स्ट कोड यहाँ पे सेव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिंट एंड फॉर एग्जाम्पल ACADE Academy PYTHN Python कोर्स। ठीक है, तो मैंने अपनी लाइन ऑफ कोड लिख दिया। तो अब अगेन मैंने जैसे शुरू में कहा था, जावा के अंदर अगर मुझे एक स्टैंडर्ड लाइन प्रिंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा कोड लिखना पड़ता है। क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिखा, फिर उस कोड को कंपाइल किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, ब्ला ब्ला चीज़ें। यहाँ पे मैंने सिंपली एक लाइन ऑफ कोड लिखा, प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किए। ब्रैकेट्स के अंदर क्योंकि ये एक टेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, उसको इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर देना लाजमी है। एवरी टेक्स्ट दैट यू गिव यू हैव टू पुट इनसाइड इन्वर्टेड कोटेशंस। कोई भी आप टेक्स्ट लिखने जाए भाईजान उसको इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर रखेंगे, टेक्स्ट नॉर्मल इंग्लिश जुमले के अंदर। ठीक है, नंबर्स की बात नहीं हुई, नंबर्स एक अलग कॉन्सेप्ट आया था प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं नंबर्स के ऊपर भी आता हूँ। ठीक है, हमने वन ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा। अब यहाँ पे प्ले का बटन आ गया, मैंने इस प्ले के बटन पे क्लिक किया तो यू कैन सी दिस कि मेरा आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गया। आउटपुट की विंडो के अंदर नीचे यहाँ पे कि ये मेरी फाइल नेम थी कृषान अकेडमी, पाइथन कोर्स हमारे पास आ गया। गॉट इट, वंडरफुली भाईजान, काम आसान हो गया। और क्या चाहिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया बस। ओके, तो अब पाइथन का हमारे पास क्या सिंटेक्स रहा, इन ऑर्डर टू प्रिंट एनीथिंग, कुछ भी चीज़ प्रिंट करने के लिए भाई हम आते हैं प्रिंट के अंदर, ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट क्लोज की, उसके अंदर इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर हमने कंटेंट लिखा। इस चीज़ को कहते हैं सिंटेक्स, कि ये वो तरीका कार है कि कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए आपने ये प्रिंट का मेथड आपने यूज़ करना है। ठीक है, इस पैटर्न को हम कहते हैं सिंटेक्स है हमारे पास, प्रिंट करने का सिंटेक्स, प्रिंट करने का सिंटेक्स। इस तरह हर चीज़ का सिंटेक्स बनता जाएगा। तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ गई कि भैया आपने प्रिंट करना है। यहाँ पे उसने हेलो वर्ल्ड किया था, मैंने अपने चैनल का नाम प्रिंट कर दिया। अब आ जाते हैं इंडेंटेशन के ऊपर। अब ये कहता है कि यार एक चीज़ का ख्याल रखना पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का। बाकी लैंग्वेज के अंदर इंडेंटेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप जावा से, C++ से या सी लैंग्वेज से या HTML से आ रहे हैं या जावास्क्रिप्ट वगैरह से आ रहे हैं, उसके अंदर हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिवली कर रहे होते हैं टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। हाउएवर पाइथन के अंदर वो ये कहता है कि भाई ना, रुको रुको रुको, बाकी चीज़ें छोड़ो, क्योंकि मैंने सादा ज़बान में बात करनी है। तो सादा ज़बान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेंटेशन की, और इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी अगर आप दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हैं तो परेशान कर देता है। इंडेंटेशन का मतलब ये कि अगर कोई भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ तो अगर वो एक लीनियर तरतीब में, उसका प्रीवियस कोड से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उसको नॉर्मल सीधी लाइन में लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई सी लाइन का सबसेट बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करो। अब अगर बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेट मी राइट दिस हियर, ठीक है, लेट मी शो यू हियर व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय दैट। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं क्या करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा था और हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। ओके, तो ये मेरे पास एक कोड आ गया स्टैंडर्ड। अब अगेन स्पेसेस देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए दे रहा हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो ये ऑटोमेटिकली इंडेंट होकर इसके अंदर आ गया। अगर आपने इसको यहाँ पे लिखा और मैंने लिखा प्रिंट इन्वर्टेड कोटेशंस फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, और ये मेरे पास स्टेटमेंट आ गई। तो अब यहाँ पे देखो उसने एरर दे दिया कि यार आप एक कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन को स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आपने इसी के साथ लाइन में लिख दिया तो अब ये पाइथन इसको नहीं पढ़ पाएगा। पाइथन ने यहीं पे एरर दे दिया कि यार ये आपने गड़बड़ गलत लिखा हुआ है। मुझे क्या देना है, टैब प्रेस किया, इंडेंटेशन आई, एरर खुद ही खत्म हो गया। इंडेंटेशन का मतलब ये कि ये वाइट स्पेसेस,
इससे क्या होगा कि अब उसको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट है और उसके नीचे ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट नहीं चलेगी। कंडीशंस के बारे में वरी नहीं करना, हम आगे बहुत तफसील में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर नाउ हमने सिंपली कह दिया कि भाई प्रिंट इज दे दो। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का उसने यही चीज़ की हुई है कि पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। अब इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि यार ये ब्लॉक ऑफ कोड है। फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे मैंने दूसरी स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकेंड कोड, ठीक है। अब मैंने कुछ लिख दिया इस पर। अब इंडेंटेशन से पता ये चल रहा है कि जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट करनी है। अगर मैं इंडेंटेशन यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, अब देखो एरर नहीं आया, पहले एरर आ रहा था क्योंकि इफ़ को एक स्टेटमेंट चाहिए थी, हमने वो स्टेटमेंट दे दी। अब उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे इंडेंटेशन के साथ दें, तो मैंने इसको पीछे करके रखा। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1, तो अब ये 1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है। 1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स हुई, प्रिंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन हमने फॉल्स कर दी। अब ये वाला स्टेटमेंट का क्या हो, ये एनी हाउ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो अगर आप इसको रन भी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड कोड। क्यों सेकंड कोड आया, क्योंकि अब ये वो कह रहा है कि यार ये कंडीशन तो फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएट हुई और इसको हमने इंडेंट पीछे कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने इसको सेलेक्ट करके प्ले किया तो ना देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों आउटपुट नहीं आया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इसको पता चला कि यार ये दोनों लाइनें इसका हिस्सा है, ये ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। इंडेंटेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। उम्मीद है थोड़ी बात समझ में आई होगी कि यार अगर आप इंडेंट कर रहे हो तो अब ये उसकी हायरार्की में आ गया, उसके अंदर चाइल्ड बन गया। चाइल्ड बन गया मीन उसका ब्लॉक बन गया। अब ये दोनों लाइनें ब्लॉक बन गई इस इफ की। अगर इफ ट्रू हुआ तो दोनों एग्जीक्यूट होंगी, अगर इफ फॉल्स हुआ तो दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर आपने इंडेंट हटा दिया तो अब ये इसके ब्लॉक से बाहर आ गया, सिंपली एज दैट। अगर इंडेंट हटा दिया तो अभी ब्लॉक से बाहर आ गया। ब्लॉक से बाहर आया इसका मतलब अब इस जुमले का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, सिंपली इंडेंटेशन की वजह से। तो हमें इंडेंटेशन का ख्याल बहुत एहतियात से करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही दे रहा है कि अगर हमने इसको सीधा कर दिया एरर दे देगा, अगर आपने अलग कर दिया तो एरर दे देगा। हाँ, एक इंडेंट दे रहे हो, 2 इंडेंट दे रहे हो, इसका कोई मैटर नहीं, लेकिन एज लॉन्ग एज आपने इंडेंटेशन दी हुई है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन के ऊपर ही उसने 2-3 एग्जाम्पल्स और दिए हुए कि अगर आप इस तरह से करो ना। अब ये चीज़ कैसे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एरर, ठीक है। अब ये भी एक और फटीक है। क्या चीज़ हुई जनाब कि अगर मैंने यहाँ पे दोनों ने लिखी कोई मसला नहीं, इधर दिया तो भाईजान कहेगा ये पाइथन का अब ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा क्योंकि इंडेंट पीछे हो गया, उसकी हायरार्की से निकल गया। लेकिन अगर मैंने डबल इंडेंट दे दिया, मैंने 2 दफ़ा टैब प्रेस किया, अब ये उसके नीचे की चेन आ गया, अब यहाँ पे शहजादा फिर एरर दे देगा। वो कहेगा कि नहीं भाई ये क्या कर दिया आपने, ये तो उसका ऐसा ही नहीं रहा, क्योंकि हम सारा कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडेंटेशन के हिसाब से उठा रहे हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि आपकी इसकी जो लेवल होगी वो दोनों की सेम होनी चाहिए। हाँ, ये उस सूरत में हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे एक और इफ़ डाल दूँ, ठीक है, चले मैं एक और इफ़ डाल दिया, 3 इज़ लेस देन 4 कर दिया, ठीक है। अगर ये चीज़ हुई, अब इसका क्या होगा कोड, अब यहाँ पे भी एरर। इसको अब हम यूँ करके लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ये वाला इफ़ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये इफ़ के इंडेंटेशन इसके अंदर आई है। मीन्स ये इफ़, ये प्रिंट, ये तीनों लाइनें इसका हिस्सा बनी, इसके अब चाइल्ड बनी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ही ये तीनों एग्जीक्यूट होंगी, वरना एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इंडेंटेशन का सारी गेम ये। अगर आप इसको जावा के अंदर कर रहे होते मेरे भाई, तो जावा के अंदर या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर ब्रैकेट्स लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी वजह से उसमें इंडेंटेशन का कोई गड़बड़ नहीं है। वो ब्लॉक से आइडेंटिफाई करता है कि मेरा हिस्सा है कि नहीं है, बस खलास, ठीक है। वो ब्रैकेट से यूज़ करता है। लेकिन क्योंकि ब्रैकेट्स फिर वो कोड को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कितने ब्रैकेट्स डाले, क्या किए, तो पाइथन ने उस चीज़ को ख़त्म किया हुआ, आसान किया हुआ है। तो आसान के अंदर एक और चीज़ उन्होंने डाली, इंडेंटेशन, जिसका हमें ख्याल रखना है। और यहाँ पे वो यही चीज़ को कह रहा है कि यार अगर ये चीज़ भी आ गई तब भी एरर करेगा, दोनों सेम चीज़ों पे होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन, ठीक है। पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन वैल्यूज टू देम। सो अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब ये हुआ, अगेन मैं इन दोनों को खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 5। व्हाट दिस बेसिकली मीन्स, दिस बेसिकली मीन्स कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है x, उस वेरिएबल को वैल्यू दी है 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे एक वेरिएबल क्यों बनाते हैं, वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं कि मैं डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर सेव करता हूँ। वेरिएबल मीन्स एक नेम के साथ, एक कंटेनर के अंदर, ताकि मैं उस कंटेनर को बार बार यूज़ करता रहूँ, मुझे डेटा के साथ बार बार चैम्परिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो 5 हमारे पास डेटा हुआ, ये वेरिएबल नेम हुआ।
तो हम अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 10 कर देते हैं। इसका मतलब ये कि y वेरिएबल हुआ, एक ऐसा कंटेनर हुआ जिसके अंदर हमने 10 की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, ताकि आगे चल के मैं यहाँ पे x प्लस वाई कर सकूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट के अंदर भी रख सकता हूँ, प्रिंट x प्लस वाई। तो अब ये x प्लस वाई को प्लस करेगा। अब ये क्या हुआ, हमने दोनों कंटेनर्स के नाम यूज़ किया, मैंने वैल्यू पे नहीं किया। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये सारी प्रोग्रामिंग का हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आया था। इसके अंदर अब हमने क्या किया, इसके अंदर अब हमने किया कि यार x को उठाओ, लेट मी इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं हम, ताकि पढ़ने में आराम से आ जाए, ठीक है। हमने कहा कि यार x को प्लस करो y के साथ, जो भी इसका रिप्लाई आएगा वो z वाले वेरिएबल को असाइन कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया। तो वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स, दे आर यूज कि हम डेटा को कहीं पे स्टोर करें और फिर उस स्टोर जिस पे किया उसको एक नाम दे दें, तो उसको नाम हम वेरिएबल कहते हैं। फिर इस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं हम, इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाते हैं, कंडीशनल ऑपरेशंस लगाते हैं, स्टेटमेंट्स के थ्रू उसको ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। और ये वेरिएबल्स का बहुत ज़बरदस्त काम है थ्रू आउट हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करना इतना आसान है कि आपने कोई भी वेरिएबल नेम दिया, डेटा टाइप जो आपने डेटा इस पर सेव करेंगे उसकी टाइप को खुद ही सेव कर देगा। फॉर एग्जांपल ये 5 को ही कंसिडर करता है एज अ नंबर, तो नंबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नेम कर दिया फॉर एग्जांपल, तो नेम भी मेरा वेरिएबल हो सकता है। इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी, मैंने यहाँ पे लिखा ज़िशान ACHE अकेडमी, तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये स्ट्रिंग अब इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि सिंगल लेटर वेरिएबल हो, वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं आते, मैं आगे हम बात और करेंगे। अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। माई नंबर्स स्टार्टिंग पॉइंट से नंबर से स्टार्ट नहीं करते, मींस मैं ये नहीं कर सकता। यहाँ पे अब देखो उसने एरर जनरेट कर दिया कि भाई ये गलत कर दिया आपने, ये चीज़ तो बात सही नहीं है। हमने नेम 1 कर सकते हैं, ये चीज़ सही है। पहला लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए वेरिएबल का, ठीक है। अब उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो जो वैल्यू मैं डालूंगा उसकी टाइप को वो खुद ही उठा के उसको असाइन कर देगा, सिंपल इज दैट। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्रिएट हो गए पाइथन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ कह रहा है कि भाई पाइथन के अंदर वेरिएबल्स आते हैं, उसको बेसिकली हम डिक्लेयर नहीं करते, हम उनकी सिंपली असाइनिंग करते हैं, तो जो उसकी टाइप होगी वो खुद ही क्लियर हो जाएगी। कमेंट्स आ जाते हैं ना, दिस इज अगेन वेरी यूजफुल थिंग। कमेंट्स हम यूज़ करते हैं हैश के साथ। जावा, C++, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर डबल बैकस्लैश आता है, HTML के अंदर टैग्स आते हैं। पाइथन के अंदर हम हैश का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ कमेंट। हैश का मतलब ये कि अगर कोई लाइन ऑफ कोड आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये लाइन ऑफ कोड नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैश लगा दूंगा, तो ये पूरा ग्रीन हो गया, इंडिकेटिंग यार ये लाइन ऑफ कोड जो है ना, अब ये एक कमेंट हो गया। कमेंट से एडवांटेज ये मिलता है कि वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। कुछ कोड हमने लिखा लेकिन टेस्टिंग कर रहे हैं, अब मैं बार बार डिलीट नहीं करना चाह रहा, मैं कहता हूँ यार तो उसको हम कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट से क्या होगा कि आपका इंटरप्रेटर अब इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा, आपका कोड में मौजूद रहेगा और आपके साथ कोई भी तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज हमारे पास ये मिल जाता है कि हम बड़े आराम से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा कमेंट का जो एडवांटेज हम यूज़ करते हैं वो है हेल्प के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हैश दिया ऐड टू एन नंबर्स, ठीक है, तो ये मैंने हेल्प लिख दी। यहाँ पे मैं इफ़ के ऊपर आ गया, यहाँ पे मैंने हैश दे दिया चेक कंडीशन, तो मैंने हेल्प दे दी। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में हम अपने लिए हेल्प के तौर पे, स्टेटमेंट्स के तौर पे, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कमेंट्स लिखते हैं, ताकि मैं कोड को कल को पहचान सकूं कि ये कोड क्या काम करने जा रहा है, ठीक है। इन अ मेजर इन्वायरमेंट वी रिकमेंड कि आप ये कमेंट्स लिखें, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे क्या चीज़ की हुई थी, तो कोड आपको का प्रोसेस करना आसान हो जाता है। तो हैश हमारे पास यूज़ होता है कमेंट्स के लिए, उसको लाइन ऑफ कोड को जिसको आप चाह रहे हो कि कंपाइलर ना रीड करे, ना एग्जीक्यूट करे, ना प्रोसेस करे, जस्ट डमी एक टेक कंटेंट यहाँ पे रहे, हैश लगा दिया। तो वो आपका कोड भी हो सकता है, वो आपका कंटेंट भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी देयर, ठीक है। तो वंस ये दिस इज डन, तो ये हमारा सेक्शन सिंटेक्स का बेसिक सिंटेक्स का कंप्लीट हुआ। ये बेसिक सिंटेक्स थे 2-3 चीज़ों के, प्रिंट करना, इंडेंटेशन का, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना और कमेंट्स का। अब आ जाते हैं आगे मेजर, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कमेंट्स वाले सेक्शन को कि व्हाट इज कमेंट्स, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर हमारा है कमेंट्स का। अब कमेंट्स क्या है भाई? कमेंट्स हमारे पास अगेन, जैसे थोड़ा भी देर पहले ही बताया, कि आर बेसिकली वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कोड विदाउट इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटिंग द कोड, ठीक है। हम कमेंट्स लिख रहे होते हैं ताकि कोड हमारा एग्जीक्यूट ना हो और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, लेकिन उसके जो सर्टन लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट ना हो। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन के लिए, एज अ हेल्प के लिए, या किसी कोड को टेस्ट करने के लिए, फ़िलहाल हम उसको ABCD या कुछ भी हम लिख रहे हैं तो हम उसको कमेंट कर देते हैं, ताकि मैं जो है उसको कुछ भी अगर टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ यार मैं इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो लेट दिस बी कमेंट, तो मैं इसको उठाया और हम इसको यहाँ पे आके कमेंट कर देंगे, ताकि अब ये जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो, ओके। या अगर मैं करना चाह रहा हूँ कि ABC इज इक्वल्स टू X प्लस वाई,
ठीक है, तो ये लाइन है, लेकिन अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, तो मैं फिलहाल इसको बजाय के डिलीट करूं, क्योंकि मैं आगे भी इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो कोड हम यूज़ नहीं करना चाह रहे या जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सेक हम उस कोड को कमेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स का बेसिक पर्पज़ हमारे पास ये है कि वी यूज़ कमेंट्स फॉर सर्टन इन्फॉर्मेशन से। कमेंट्स यूज़ करने का तरीका ये कि हम हैश यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं हैश से, हम जो भी चीज़ जिस चीज़ से पहले हम हैश लगाएंगे वो कमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये कमेंट ज़रूरी नहीं कि लाइन से पहले आओ, लाइन के सामने भी हो सकता है। तो जहाँ भी हैश आएगा उसके बाद बेसिकली वो चीज़ कमेंट हो जाएगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जहाँ भी हम हैश यूज़ करेंगे बेसिकली वो कमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को कमेंट कर सकते हो, अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपका कमेंट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं वेरिएबल्स के अंदर। नाउ वेरिएबल्स, जैसे मैंने पहले कहा, वेरिएबल्स आर बेसिकली लाइक अ कंटेनर, दे आर यूज टू होल्ड योर डेटा। आप जो डेटा रॉ डेटा यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नंबर्स है 1 2 3 4 5, ये आपके नंबर्स हुए, नेम हुआ, एंड जो भी इंफॉर्मेशन हुई उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं कंटेनर के अंदर, ताकि मैं उस कंटेनर को बार बार इस्तेमाल करूँ। डेटा इटसेल्फ के ऊपर मैं डायरेक्ट प्रोसेसिंग ना करूँ, उसको कॉलिंग ना करूँ, उसको यूज़ ना करूँ, क्योंकि कंटेनर से लाइफ बहुत आसान हो जाती है। कंटेनर यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि यू कैन यूज़ एनी वेरिएबल नेम। ठीक है, एक्स हुआ, वाई हुआ, आप उसको यूज़ कर सकते हो और फिर आप उसको उसी तरह से प्रिंट भी करवा सकते हो। तो वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5 किया तो अब ये 5 एज अ नंबर इसको असाइन हो गया। वाई इज इक्वल टू जॉन किया तो जॉन एज ए स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब ये कि टेक्स्ट फॉर्म में ये जो कैरेक्टर्स हैं उसको असाइन हो गए। अब आप इन दोनों के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स को आप बार बार प्रिंट करना चाह रहे हैं तो बार बार 5 लिखने के बजाय हम एक्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, ताकि मैं उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं, वैल्यू इवेल्युएट कर सकूं, मैं उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकूं, मॉडिफाई करा सकूं। सो कंटेनर, और या इन अदर वर्ड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, दे कैन बी ऑफ मल्टीपल पर्पसेस। ठीक है, तो वेरिएबल को हमने वैल्यू दी, उसके आगे हमने कमेंट्स भी लिख दिया, दिस बिकम्स एन इंटीजर। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखी, इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर अगेन हमेशा स्ट्रिंग आती है, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप हो जाएगी, जिसको पाइथन के अंदर हम str करते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर इसको str करके रेफर किया जाता है। जावा से अगर आप आए तो जावा के अंदर स्ट्रिंग एज ए कैप फुल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पे एक चीज़ आती है इसको हम कहते हैं कास्टिंग। कास्टिंग क्या हुई? कास्टिंग मीन्स कि अगर आप एक डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं और उसको किसी दूसरे के ऊपर दूसरे डेटा टाइप के ऊपर असाइन करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए कास्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू str3, लेकिन इसको मैंने str को कास्टिंग कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। तो अब ये 3 जो है ना एज अ नंबर, एज अ न्यूमेरिकल नहीं होगा, एज अ स्ट्रिंग होगा, एज अ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स इन अदर वर्ड्स कंसिडर किया जाएगा और वो एज x को असाइन होगा एज अ स्ट्रिंग के सूरत में। वेयर एज जब आप int कास्ट करोगे तो इसका मतलब ये कि आप स्पेसिफिकली बता रहे हो कि ये इंटीजर नंबर है, न्यूमेरिकल इंटीजर नंबर है जो कि इस y को असाइन हो रहा है। इसी तरह से जब आप फ्लोट यूज़ करोगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 3.0 कंसिडर होगी, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट हम हमेशा डेसिमल नंबर वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी आपको डेसिमल नंबर चाहिए, 0.0, 0.5 या पॉइंट्स में जो भी वैल्यू चाहिए उनको डेसिमल नंबर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग की ज़बान में उनको हम फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं। तो str3 बेसिकली मीन्स कि आपने स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। इस मेथड से हम कास्टिंग किए जाते हैं और कास्टिंग आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और मेथड आता है गेट डेटा टाइप्स का। गेट डेटा टाइप के अंदर हम टाइप का एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिससे हम टाइप गेट करते हैं कि मैं किस टाइप के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 5 है, तो अब x की टाइप क्या हुई? तो हम क्या करते हैं, हमने टाइप लिख दिया मेथड टाइप x इज इक्वल्स टू 5। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कोड में वापस आ गया। ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस एक्स्ट्रा कोड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे थे। अब मैं यहाँ पे करा देता हूँ, प्रिंट कर दो भाईजान। क्या प्रिंट करो? टाइप का मेथड। ठीक है, टाइप करो, टाइप में क्या लिखो? टाइप में आप x लिखो। तो मुझे बताओ कि यार इस x की टाइप क्या हुई? तो मैंने इस कोड को सेलेक्ट किया और हमने एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बताएगा कि यार ये इंटीजर की क्लास आ गई। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि ये जो x आप यूज़ करो ये इंटीजर है। चले फॉर एग्जाम्पल y के अंदर मैंने स्ट्रिंग में लिख लेते हैं, मैं अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक और मेथड लिख दिया, प्रिंट, ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स के अंदर हमने टाइप का मेथड लगाया, टाइप के ब्रैकेट्स लगाए हमने। ठीक है, और टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर हमने y का आर्ग्यूमेंट्स दे दिया। ठीक है, उप्स, और अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करने गया तो मैंने कहा ये सेलेक्टेड कोड है, इसको एग्जीक्यूट करो तो नाउ आपके पास आ जाएगा कि यार जो पहला x था वो इंटीजर है, दूसरा जो है वो हमारे पास क्या हुआ? स्ट्रिंग हुआ। गुड, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखने का इसका सिंटेक्स क्या हुआ कि आपने प्रिंट लिखा, अगेन रिमेंबर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, प्रिंट लिखा, प्रिंट के हमारे पास ब्रैकेट्स आ गया। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी डू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर हमने ब्रैकेट्स दे दिए। ब्रैकेट्स का मतलब ये कि इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी, जो भी कोड हम लिखेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसके अंदर एक और मेथड लिख रहा हूँ टाइप, तो लेकिन क्योंकि ये एक और मेथड है तो एवरी मेथड हैज़ अ ब्रैकेट्स।
जैसे प्रिंट के साथ हमने दिया था, प्रिंट के भी ब्रैकेट्स आए, ब्रैकेट्स के अंदर हमने फिर रिकॉर्ड मेथड कॉल किया टाइप का, और अब इसको हम कोई भी वेरिएबल पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5.0 लिख दिया, तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि यार ये क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, फ्लोट आ गया हमारे पास, क्योंकि डेसिमल वैल्यू थी, डेसिमल वैल्यू को हमेशा हम वो फ्लोटिंग वैल्यू कंसिडर करता है, तो वो उसको फ्लोट बताएगा कि भाईजान ये आपने फ्लोट यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास टाइप की एक मेथड आ गया जिसके तहत आप टाइपिंग को पता कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप का क्या है, इसकी ये जो वेरिएबल आ रहा है इसकी टाइप क्या। अच्छा, अब सिंगल और डबल कोट्स की भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल। तो स्ट्रिंग हमेशा कोटेशंस के अंदर आता है, और आप सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हो, डबल कोटेशन के अंदर भी, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम तरीकों से हैं। आपको शायद कुछ कोड ऐसा नेट पे मिले जहाँ पे सिंगल कोटेशंस हो, कहीं पे हम डबल कोटेशंस यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग तो हम स्ट्रिंग को डबल कोटेशंस के अंदर ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड नॉर्म बना हुआ है। लेकिन वेब प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, वहाँ पे सिंगल कोटेशंस का इस्तेमाल हम ज़्यादातर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जावा से आ रहे हो तो डबल कोटेशन है, HTML वेब पे अगर की हुई तो सिंगल कोटेशन है। पाइथन भाईजान कहता है कि भाई दोनों चलेंगी, कोई मसला नहीं है, दोनों अलाउड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रिंग के लिए कोटेशन होना लाजमी है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, आपकी मर्जी, लेकिन देना भाई लाजमी है, ठीक है। दे दिया, कहानी खलास, उसको पता चलेगा कि यार ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दोनों में कोई फर्क नहीं रखेगा, ओके। फिर आ जाते हैं केस सेंसिटिव के ऊपर। अब वो कहता है कि यार केस सेंसिटिविटी जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये थ्रू आउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है। वेन एवर वी टॉक ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, केस सेंसिटिविटी इज अ इशू, ठीक। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, एंड्रॉइड पाइथन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल नेम्स है वो केस सेंसिटिव है। मतलब क्या कि a इज इक्वल टू 4 और कैपिटल A इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ये दोनों में फर्क है। ये एज ए इंटीजर काउंट होगा, ये एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल लेटर अलग कैरेक्टर कंसिडर हो रहा है, कैपिटल लेटर अलग कंसिडर हो रहा है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ओवरराइड नहीं होगा। क्या वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास स्मॉल और कैपिटल का बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है पाइथन के अंदर, जिसको हमें ख्याल रखना है, जिसको हमें मद्देनजर रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वी ट्राई टू इंश्योर कि हम कैपिटल और स्मॉल को मद्देनजर रख के चलें। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग का असूल है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाएंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ वेरिएबल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल नेम्स का। यहाँ पे अब वेरिएबल नेम्स क्या चीज़ है? वेरिएबल नेम्स बेसिकली कुछ कानून बताता है कि आप किस तरीके से वेरिएबल के नाम दे सकते हो। तो ये जो भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, इनके नाम आ गए मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक XY, आप XY भी दे सकते हो, सिंगल कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं। मोर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, जिसमें हम एज, सरनेम को, टोटल वैल्यूम वगैरह वगैरह, ये कोई भी दे सकते हैं। तो आपका जो नाम है ज़रूरी नहीं, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल XY दिया था, ये ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ माई नेम, दिस ऑल्सो वर्क्स फाइन, ओके, ये भी वेरिएबल नेम वैलिड है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई अंडरस्कोर नेम, तो वो कहता है कि यार ये भी भाईजान आपका जो है वैलिड वेरिएबल नेम है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी आप आराम से दे सकते हो, कोई मसला नहीं, हम आपको बिल्कुल इजाज़त देते हैं। तो आप यहाँ पे NY कर दिया, कोई मसला नहीं, वेरिएबल नेम डिफरेंट हो गया। आप यहाँ पे माई कर दिया, मैंने तो माई हो गया, ठीक। तो ये भी वेरिएबल नेम है, ये भी वेरिएबल नेम है। इसी तरीके से आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आपके डेटा को डिफाइन करे प्रॉपरली, ठीक है। तो हर दफ़े हम XY इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसे वेरिएबल्स को यूज़ करें जिनसे हमें आगे पता चले कि यार ये वेरिएबल कौन सी चीज़ होल्ड कर रही है। नेम है तो नेम, फादर नेम, सर नेम, मिडिल नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम, XYZ, तो ये हम उसी के नाम रख रहे होते ताकि कोडिंग मुझे पता चले कि मैं किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। कुछ कंडीशंस हैं नाम रखने की, उसमें ये कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। मतलब ये कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा किसी न किसी अल्फ़ाबेटिकल नंबर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। मीनिंग अगर मैंने 3 माई नेम कहा, ठीक है, तो उसने एरर दे दिया। उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं जा रहे हो, ये तो गलत हो गई बात, बाकी सब ठीक है। 3 को उसने रेड कर दिया, उसने कहा ना मेरे भाई ना, रुको, 3 एक नंबर है, नंबर को वो एज ए नंबर कंसिडर करता है। दिस कैनॉट बी ए फर्स्ट कैरेक्टर इन योर वेरिएबल नेम, क्योंकि उससे फिर पूरी उसकी समझ जो है वो उल्टी हो जाती है। वो कहता है यार ये चीज़ गलत हो गई मेरी जान, ये ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करो, अगर आपको लेना भी है तो माई नेम अंडरस्कोर 3 कर दो। अब ठीक है, कोई मसला नहीं, माई नेम 3 कर दिया, अभी भी कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। आप करो तो माई 3 कर दिया, माई 2 कर दिया, है ना, अभी भी भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। एतराज़ तब है जब मैंने पहला कैरेक्टर नंबर कर दिया। यहाँ पे आपका पाइथन जनाब जो है वो एतराज़ उठाएगा कि यार ये बात देखो हमसे नहीं हजम हो रही। आपको अगर नाम देना भी है तो उसको पहले तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, फिर आगे जो दिल में आए तो आपको, तो आगे आप नंबर दे सकते हो। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो वही चीज़ हमने कही। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, तो ये तीसरी शर्त आ गई हमारे पास, ठीक है। तो वेरिएबल नेम के अंदर आप सिर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट, नंबर या अंडरस्कोर दे सकते हो।
अगर आपने एट द रेट दिया, भाईजान कंप्लेन कर देगा, उन्होंने कहा यार ये क्या मजाक लगा रखा है, अंडरनेट क्यों आ रहा है। अगर आपने हैश दे दिया तो बोलेगा ये तो कमेंट का गया भाई, ये तो मैं अलाउ ही नहीं कर रहा। एट द रेट एंड दे दिया, कोई परसेंटेज दे दी, उसने कहा ना कर यार, ये तो मेरे अपने सिंबल्स हैं, मैं मुख्तलिफ काम के लिए काम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसीलिए वहाँ पे वो एतराज़ उठाएगा, वो कहता है भाई इज्जत से नाम रखो, या अंडरस्कोर दो, या अंडरस्कोर पहले बीच में दे दो, ठीक है, या इवन पहले भी दे दो। ये सब कहानी आपकी इजाज़त है, ठीक है। एनी वेरिएबल, ये सब जायज़ है, लेकिन अगर आपने इसकी जगह पे पहले नंबर दिया तो वह एतराज़ उठाएगा, ठीक है। इसने कहा यार ये क्या कर रहे हो, हमने नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सीक्वेंस वेरिएबल के अंदर आप नहीं दे सकते। ब्रैकेट्स जैसे फॉर एग्जांपल नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ये वो सिंबल्स हैं जो पाइथन ने अपने मखसूस कामों के लिए रखे हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनके अपने काम है, ब्रैकेट्स इनका अपना काम है, जैसे अभी हम ऊपर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन साइन, एंड साइन, परसेंट साइन, हैश साइन, एट द रेट साइन, इन तमाम सिंबल्स के स्पेसिफिकली कोई पर्पज़ है कोडिंग के अंदर। तो वो ये कहता है यार इनको इस्तेमाल नहीं करो वरना फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप इज्जत से अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड अंडरस्कोर, ये 3 लीजिबल कैरेक्टर्स हैं। स्पेस भी नहीं आ सकता, ठीक है। आई डोंट नो इसने मेंशन किया नहीं किया, बट स्पेस भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो चौथा इसका रूल है कि आप स्पेस भी भाई नहीं दे सकते, शायद स्पेशल कैरेक्टर्स में स्पेस भी आ जाता है। तो ये 3 आप नाम दे सकते हो। उसमें भी पहला उसूल है कि नंबर पहला नहीं होना चाहिए। तो ये हमें एक स्टैंडर्ड रूल जो है उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे उसने सारे एग्जाम्पल दे दिए, ये सारे लीगल एग्जाम्पल्स हैं। माई वेरिएबल, माई अंडरस्कोर वेरिएबल, माई अंडरस्कोर वेरिएबल, माई वी कैपिटल दे दिया, उसने कहा कोई मसला नहीं है क्योंकि कैपिटल स्मॉल आ सकते हैं। नए अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल स्मॉल आप दे सकते हो, कीपिंग इन माइंड के कैपिटल का अलग मतलब होगा, स्मॉल का अलग मतलब होगा। इन अदर वर्ड्स मैं यहाँ पे आ गया, वेरिएबल माई एम्प्टी कर दिया तो कुछ और बना, ठीक है, एम्प्टी इज इक्वल्स टू 5 कर देते हैं। इसी तरह से वेरिएबल एम्प्टी इज इक्वल्स टू 10 कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे चला गया और मैंने कह दिया कि यार प्रिंट कर दो, ठीक है, ब्रैकेट्स दिया और वेरिएबल एम्प्टी प्रिंट करो, तो वो क्या प्रिंट करेगा? ऑफ कोर्स वो 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि वेरिएबल एम्प्टी के अंदर, स्मॉल वाले एम्प्टी के अंदर 10 है। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि वेरिएबल कैपिटल एम्प्टी में आ जाओ, ठीक है, उप्स, वेरिएबल आपका कैपिटल एम्प्टी, तो वेरिएबल कैपिटल एम्प्टी ये रहा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? वो 5 प्रिंट करेगा। क्यों 5 प्रिंट करेगा? क्योंकि भाईजान वो ये बोलेगा कि यार एम्प्टी कैपिटल वाले के अंदर 5 है, कैपिटल एम इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल एम, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है एज पर वेरिएबल्स, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल का गड़बड़ आपने ख्याल रखनी है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम, सिंपल नेम, कोई भी अपने मकसद से अच्छे से नेम दे दें। इलीगल टू दे दिया, डैश दे दिया, स्पेस दे दिया, ये सारे इलीगल नेम्स हैं, टोटली नॉट अलाउड, टोटली नॉट अलाउड। कोई मजाक नहीं इस मामले में। वो कहता है भाई हम बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। मल्टीपल वर्ड्स वेरिएबल नेम्स, तो अगर मल्टीपल वर्ड नेम्स आ रहे हैं तो बेसिकली अब इसका एक कन्वेंशन आया था, ठीक है। वेरिएबल नेम्स विथ मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड, दीज आर सेवरल टेक्निक्स यू कैन यूज टू मेक देम मोर रीडेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल दिया है माई वेरिएबल नेम का, तो अब वो ये कहता है कि अगर आप इस तरह से वेरिएबल यूज कर रहे हो और आप लिखो माई वेरिएबल नेम कर दिया इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो अब ये पढ़ने में ज़रा मुश्किल हो रही है कि यार लिखा क्या है शहजादे ने, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसने कहा यार इज्जत से, थोड़ा एक कन्वेंशन है, ये भी कानून नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ रूल, आप लिख सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, इतना बड़ा नाम लिखने में। तो वो ये कहता है कि यार आप ऐसा करो कि आप यूँ लिख दो माई वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इन पहले चलो 15 कर लेते हैं ना, वैल्यूज़ भी अलग अलग कर दी। तो अब ये ऑब्वियसली डिफरेंट हुआ, ये डिफरेंट हुआ क्योंकि कैपिटल लेटर्स का फर्क आ गया, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। लेकिन नाउ यू कैन सी दिस कि दिस इज मच ईजियर टू रीड, ये पढ़ने में ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले के अंदर। वाई? बिकॉज इसमें वी छोटा है, एन छोटा है, तो पता नहीं चल रहा लफ्ज़ खत्म कहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है। और कैपिटल लेटर्स ऑटोमेटिकली, हमारा जो ब्रेन जिस तरह काम करता है ना, वो कैपिटल लेटर्स के हिसाब से वर्ड्स को खुद ही ब्रेक कर देता है मेंटली में। तो माई वेरिएबल नेम पढ़ना आसान होता है। तो ये एक कन्वेंशन है, एक स्टैंडर्ड है, रूल नहीं है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी आपका मेडेक है, आसानों कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कन्वेंशन से होता है कि क्योंकि आप एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये कन्वेंशंस फॉलो की जाती हैं, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि आपके एक कोड के अंदर मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। सो वी ट्राई टू मेक अवर कोड एज रीडेबल एंड एज अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स एज वेल, ताकि वो भी पढ़ के आराम से समझ सकें। गॉट इट? तो इसीलिए बेहतर ही होता है कि भाई ये कन्वेंशन फॉलो करो, ये प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। तो एज अ प्रोफेशनल इफ़ यू यूज़ दिस वेरिएबल नेम्स, तो इट विल शो यू कि हाँ यार आपको स्टैंडर्ड्स पता है कोडिंग के। जैसे जुगाड़ी काम नहीं है कि हर दफ़ा XYZ कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। योर वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, जिस टाइप का डेटा या जिस पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है वही नाम दो उसको, ठीक है। फिर इसमें कन्वेंशन में क्या आता है कि पहला स्मॉल रखो, ये एक और फटी गया। तो कन्वेंशन का ये कि यार जो पहला लेटर है उसको आप स्मॉल रखो, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं ना वो फिर आप कैपिटल लेटर करते जाओ। इस बेसिकली अप्रोच को जो है ना वो कैमल गेस का टेक्निक कहा जाता है,
ठीक है। मे बी, और ये आसान है, आप आगे चल के जो है मे बी आपको कहीं पे इसका इस्तेमाल पड़े, ज़रूरत पड़े, या इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज़ अ कैमल केस इन पाइथन। तो बेसिकली क्या इसको कैमल केस कहा जाता है कि यार पहला लेटर छोटा है, फिर उसके बाद एवरी वर्ड जो अकर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा होता है। पास्कल केस एक और टेक्निक हम यूज़ किए जाते हैं, ईच वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ईच वर्ड जिसमें अब यहाँ पे हमने कहा इसको पास्कल कहा जाता है। लाइक आई सेड, मोस्ट प्रेफरेबली प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल में हो, लेकिन ये प्रेफरेबल है, रूल नहीं है, आपकी मर्जी जो दिल में करो, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द अबव 4 रूल्स कि यार उसमें नंबर से स्टार्ट ना हो, स्पेस ना हो, अब क्या कहते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, ये बेसिक 3 चीज़ें हमें ख्याल रखनी पड़ती हैं। बाकी जो दिल में आए आप कर सकते हो, लेकिन फिर नाम के अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो ये कैमल केस हुआ, ये पास्कल केस हुआ हमारे पास, जिसमें वो कहता है कि पहला भी बड़ा हो जाए। अच्छा, स्नेक केस, ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। तो स्नेक केस एक और है, हज़रत अंग्रेज़ ने नया जुमला निकाला हुआ है। इसका मतलब ये कि आपने सांप की तरह से माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम बना हुआ है। तो कुछ लोगों को इस तरह लिखने की आदत होती है, कुछ लोग इस तरह से लिख रहे होते हैं, कुछ तरीके से इस तरह से लिख रहे होते हैं। एवरीथिंग इज़ फॉलोड स्टैंडर्डली, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड है, रूल नहीं है, आपकी मर्जी, जैसे दिल करे लिखो, ठीक है। तो अगर आप अलग वर्ड लिख रहे हो, एज लॉन्ग एज इट्स अंडरस्टैंडेबल, बेसिक आइडिया ये है कि एज लॉन्ग एज इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ जाए कि यार आप क्या लिख रहे हो और उसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। बिल्कुल मिले जुले या XYZ ABCD ऐसा कर दिया तो उनका पर्पज़ समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो फिर एक अच्छी टेक्निक नहीं कहलाती, ठीक है। फिर वेरिएबल नेम से आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं असाइन मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। अब असाइन मल्टीपल वैल्यूज चैप्टर के अंदर बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि यार पाइथन अलाउज यू टू असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। एक साथ एक ही लाइन के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो। ये एक नया फंडा है। क्या फंडा है? फंडा है वो ये कह रहा है कि भाईजान एक वेरी लाइन के अंदर मैंने एक्स को भी डिक्लेयर किया, कॉमा लगाया, फिर वाई को बना डिक्लेयर किया, कॉमा लगाया, फिर जेड को डिक्लेयर किया। ये 3 वेरिएबल हुए, तीनों को एक ही लाइन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया। मैं एज अ पर्सनल इस चीज़ को बहुत कम प्रेफर भी करता हूँ और लाइक भी नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ना, अलग अलग लाइन दियो, कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं हमारे, ठीक। लेकिन हज़रत अंग्रेज़ ने ये फंक्शनैलिटी दी हुई है, सम प्रोग्रामर्स इस तरीके से भी काम करते हैं, एंड ठीक है। सो व्हाट वी डू इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मीन्स हमने 3 वेरिएबल एक ही लाइन में दिए, और फिर मजे की बात है कि इक्वल दिया और तीनों को अलग अलग वैल्यू दे दी। चले एक ही वैल्यू तो बात समझ में आती है, या कुछ और कॉन्सेप्ट हो, जब तीनों को अलग वैल्यू देनी है तो भैया अलग लाइन पे दे दो, बेहतर है। नहीं दे रहे तो एक लाइन पे भी आप दे सकते हो। कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स, बट डजंट रियली मैटर। अब यहाँ पे हो क्या यार कि ऑरेंज कॉमा, तो ये क्योंकि पहला वेरिएबल था तो पहले को असाइन हो जाएगा। बनाना कॉमा, तो ये दूसरा वेरिएबल आ गया तो दूसरे को असाइन हो जाएगा। चेरी कॉमा, तो जेड को असाइन हो जाएगा। जब आप प्रिंट XYZ करने जाओगे तो तीनों को अलग अलग वो प्रिंट करेगा, सीधी बात है। इसको अगर आप अलग लिखोगे तो बेहतर है ना, आप साथ में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इसी तरह से वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब यहाँ पे चीज़ काम में आ जाती है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल वेरिएबल्स इनिशिएट कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू ऑरेंज। ये चीज़ हमारे काम में आती है कि अगर मैं 10-12 वेरिएबल बना रहा हूँ और सबको एक ही वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे फिर सबको एक वेरिएबल देने में ये चीज़ काम आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मैंने अगेन वही कहा कि i इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि i, y और u इन सबको एक ही वैल्यू असाइन हो गई 0 की। अगेन स्पेस देना लाजमी नहीं, मैं सिंपली बता रहा हूँ। और फिर आप जब हजरत प्रिंट में जाके किसी भी वेरिएबल को आप प्रिंट कराओगे तो बेसिकली वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर एग्जीक्यूट किया, तो नाउ यू वुड कम, वो 0 प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसी तरह से किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कराने गए, प्रिंट, हमने ब्रैकेट्स दे दिया, ठीक है भाई, और मैं कह देता हूँ y को भी मेरी जान प्रिंट कर दे। इसी तरह से प्रिंट कर दिया, हमने कहा ब्रैकेट्स आ जाओ, और ब्रैकेट्स देने के बाद उसको u भी प्रिंट करा दिया। तो इस तरह हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। इस तीनों को हमने किया सेलेक्ट और हमने एग्जीक्यूट करा दिया कोड। तो यू वुड फाइंड के तीनों के अंदर आपको 0-0 वैल्यूज़ मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि आपने तीनों को एक जैसी वैल्यू असाइन की। y इज इक्वल्स टू आई, तो y भी बराबर हुआ i के, i बराबर y और बराबर हुआ फिर u के, और u बराबर हुआ 0 के। तो 0 की वैल्यू u में गई, u की वैल्यू समझो y में गई, y की वैल्यू समझो i में गई। इन अदर वर्ड्स दिस इज कॉल्ड अ मल्टी लाइन इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे एक वैल्यू सारे वेरिएबल्स को असाइन हो गई है। ये चीज़ यूजफुल है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ कि टाइम बच गया, के बजाय कि मैं i इज इक्वल टू 0 करूँ, y इज इक्वल टू 0 करूँ, x इज इक्वल टू 0 करूँ, हर वेरिएबल को हम अलग अलग वैल्यू देते, सेम वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इतनी लाइनें बनाने का फ़ायदा नहीं है। एक ही लाइन के साथ हम सब चीज़ें कर सकते हैं। दैट मेक्स थोड़ा बहुत सेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है कि वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स का आ गया। Unpack a collection. If a collection of values in a list like tuple etc. Pythons allow you to extract the values into variables. This is called unpacking. कि अगर आपके पास एक कलेक्शन है, जैसे एरेज हो गया या ट्यूपल हो गया, ट्यूपल के ऊपर आगे हम बात करेंगे, यहाँ कहीं टॉपिक है हमारे पास
किधर गया, ये रहा ट्यूपल्स। तो हम तफसील में ट्यूपल्स के बारे में पढ़ेंगे, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। ट्यूपल्स, लिस्ट जिसको हम कलेक्शंस कह सकते हैं, सेट्स आ गए, इस डिक्शनरीज आ गई, वी वुड बी वर्किंग विद दिस लेटर ऑन, डोंट वरी अबाउट दैट। उन तकरीबन सबके अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। बेसिक आइडिया ये कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो एक ही वेरिएबल के अंदर हमने मल्टीपल डेटा दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक डेटा दिए, ठीक, तीन वेरिएबल्स थे, तीनों को सिंगल वैल्यू असाइन किए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल एक ही है, उसको तीन डिफरेंट वैल्यूज असाइन की हुई हैं, 3 4 जो भी आप बात करो। अब क्या कहना जा रहे हैं अब हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं कि भाईजान पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो और हर वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू असाइन करो। ठीक है, कैसे? सिंपल ये कोड आ गया कि फ्रूट्स, उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, एप्पल, बनाना, चेरी। स्टैंडर्ड टर्म में हम इसको एरेज भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स में हम इसको एरेज भी कहते हैं कि ये इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरे। एरे बेसिकली मींस इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इस पर्टिकुलर फ्रूट को एज एरे वेरिएबल, जिसके अंदर 1 2 3 वैल्यूज हैं, एक वेरिएबल के पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये 3 डिफरेंट वैल्यूज मुझे 3 अलग अलग वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करके देनी है। इसको लफ्ज अनपैकिंग कहा गया, अनपैकिंग अ कलेक्शन। अनपैक करना मीन्स ये 3 का एक बंडल आ गया, इसको अनपैक करके तीनों बंदों को अलग अलग बांट देना है। उसको करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है कि आपने x, y, z 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इज इक्वल टू फ्रूट्स कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा आ रहा है, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में इक्वल टू का साइन आया था। इक्वल टू का मतलब ये हुआ है कि हम तीनों वेरिएबल्स को एक सिंगल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तीनों वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। रिमेंबर हेयर मल्टी वैल्यूज के लिए कॉमा आ रहा था, ठीक है, जहाँ पे तीनों को अलग अलग वैल्यूज आई, लेकिन ये अलग अलग वैल्यूज मैन्युअली दी गई थी। यहाँ पे हो सकता है कि मेरे पास एरे आ रहा है, कोई डेटा पास होकर आ रहा है, डेटाबेस में से कोई डेटा आ रहा है, अब मैं उनको 3 अलग वेरिएबल्स को देना चाह रहा हूँ। सादा जबान में उसका जो तरीकाकार है वो बेसिकली क्या है कि आपने x, y, z इज इक्वल्स टू, अब ये एरे का वेरिएबल दे दिया। क्योंकि ये एरे है, क्योंकि ये ट्यूपल है इसकी ज़बान में, तो ट्यूपल को हम क्या कहेंगे कि उस कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसके अंदर एक नहीं बल्कि 3 डिफरेंट डेटाज हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 3 डिफरेंट डेटा, पहला वेरिएबल को पहला डेटा, दूसरे वेरिएबल को दूसरा डेटा, तीसरे वेरिएबल को तीसरा डेटा, तीनों साइन कर देंगे। और जब आप प्रिंट करने जाओगे तो बेसिकली वो इसी चीज़ को प्रिंट करेगा। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, इतना कौन लिखे यार, ठीक है, पेस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा दिया। तो नाउ यू वुड फाइंड कि एप्पल, बनाना, चेरी प्रिंट XYZ के अंदर तीनों अलग अलग ही प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, क्यों अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं? क्योंकि ये तीनों जो हमने एरेज बनाए थे वो तीनों की वेरिएबल्स अलग अलग आ गए। गॉट इट? बस, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ का एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट, कि अगर मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूं तो उसका आउटपुट हम कैसे जनरेट करें, हम कैसे देखें कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो हजरत प्रिंट को तो हम यूज़ करते आ रहे हैं भाई पहले ही दिन से, ठीक। तो प्रिंट बेसिकली एक सिंपल सा मेथड है जो कोई भी आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी हमें पता नहीं है, आउटपुट में देखना है, तो हम x की वैल्यू को प्रिंट के अंदर डाल देते हैं। तो दिस विल बेसिकली प्रिंट दैट वैल्यू। अगर मेरे पास x, y, z है, 3 वेरिएबल्स हैं, ये तो एक वेरिएबल हुआ जो एग्जांपल हम कर आए। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसने कहा भाईजान कोई परेशानी की बात नहीं है, आप x, y, z कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू प्रिंट करो, y की वैल्यू प्रिंट करो, z की वैल्यू प्रिंट करो। तो इसका जो आउटपुट आएगा सर हमारे पास वो क्या आएगा कि मैं इन तीनों को किया सेलेक्ट, इधर किया एग्जीक्यूट किया, तो यू वुड नाउ नोट के पाइथन इज ऑसम। तो तीनों वेरिएबल्स सिंगल लाइन में आए। क्यों? क्योंकि न्यू लाइन का कोड उसको हमने बताया नहीं कि भाई ये तीनों न्यू लाइन पर डालने, हमने उसको ये कहा कि जान ये तीनों को ना एक साथ प्रिंट कर दो। तो पाइथन, ये जो स्पेस आया वो इसका स्पेस आया, ये जो स्पेस आया इसका स्पेस आया, पाइथन इज ऑसम शहजादे ने प्रिंट कर दिया। ठीक, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हुआ। तो वेरिएबल्स को प्रिंट कराने के लिए आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल आप कॉमा लगा सकते हो, बेसिकली वो सिंगल लाइन पे आपके पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, प्लस का, प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स। तो प्लस बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा कि इंस्टेड ऑफ कॉमा मैंने प्लस लगा दिया, इंस्टेड ऑफ कॉमा मैंने प्लस लगा दिया। अब जब इस भाई को मैं एग्जीक्यूट करने जाऊँगा तो क्या होगा? गैस 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 गैस, एग्जीक्यूट किया तो पाइथन इज ऑसम करके प्रिंट हुआ। फ़र्क क्या आया? स्पेस गायब हो गया। प्रीवियस एग्जाम्पल में स्पेस आ रहे थे, प्रीवियस एग्जाम्पल में स्पेस इसीलिए आ रहा था हमारे पास कि वो x को एज अलग वेरिएबल के तौर पे प्रिंट कर रहा था, y को अलग वेरिएबल के तौर पे, z को अलग वेरिएबल के तौर पे उसमें स्पेस ऐड कर रहा था। यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस बेसिकली हियर इज नॉट एन अर्थमेटिक प्लस बट एन स्ट्रिंग प्लस, मीन्स यहाँ पे वो ज्वाइनिंग कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, 2 प्लस की वेरिएबल्स को उठा के आपस में एक साथ जोड़कर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट करते हुए, ज्वाइन करते हुए भाई वो प्रिंट कर रहा है। तो जिसके नतीजे में हमारे पास आउटपुट क्या आया? पाइथन इज ऑसम आ गया। बस, ठीक है।
तो ये पाइथन इज ऑसम का हमारे पास स्पेस आ गया। नोटिस द स्पेस इन कैरेक्टर पाइथन एंड इज विदाउट दैम बीइंग विदाउट, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहा है कि नोटिस करो कि स्पेस नहीं आ रहा बिकॉज जो कैरेक्टर आपका प्लस का है वो बेसिकली इस दोनों को कॉन्केटिनेट करके ज्वाइन कर रहा है स्ट्रिंग्स को, तो उसको पता ही नहीं कि स्पेस डालना है कि नहीं डालना। यहाँ पे क्योंकि हम वेरिएबल के सूरत में प्रिंट करा रहे थे तो उसको ऑटोमेटिकली वो स्पेस उठा रहा था, यहाँ पे वो नहीं उठा रहा। अच्छा, यहाँ पे प्लस स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेट कर रहा है, ज्वाइनिंग कर रहा है दो स्ट्रिंग्स को, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स के तो इंटीजर के वेरिएबल यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का फंक्शन यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको यहाँ पे करने गए प्लस x/10 इधर आ गए, मैंने इसको उठाया और अब अगर मैंने किया तो सेम चीज़, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग थी, अब यहाँ पे दो इंटीजर नंबर आ गए। नंबर की वजह से हमारे पास क्या होगा, जब आप नंबर करोगे तो वो बेसिकली उसको एडिशन करेगा मैथमेटिकली, क्योंकि उसको लगेगा कि अच्छा x वेरिएबल a जो x है वो भी इंटीजर है, वेरिएबल y जो है वो भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स इंटीजर के हैं, तो प्लस खुद ब खुद उसको सोचेगा अच्छा आप इसको प्लस करना चाह रहे हो। मैं कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम प्लस कर देते हैं। तो 5 + 10 15 उसने प्रिंट कर दिया। इसी सूरत में उसने कहा कि अच्छा फर्स्ट करो कि अगर एक स्ट्रिंग हो जाए और एक इंटीजर हो जाए अब क्या होगा। मैंने कहा यार ये तो अच्छी कहानी बताई, मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ, मैंने कह दिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या होगा, क्या एरर आना चाहिए, क्योंकि यार वो तो नंबर है और ये स्ट्रिंग है, दो अलग डेटा टाइप्स आ गई, दोनों को हमने यहाँ प्लस करा दिया। अब जब हम इसको एरर करने जाएंगे तो क्या होना चाहिए, टड़ान, एरर, ठीक है। क्यों एरर, क्योंकि वो कह रहा है कि यार अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर इंटीजर एंड एसटीआर, एक तरफ तो तुम इंटीजर लगा रहे हो, दूसरी तरफ स्ट्रिंग लगा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। आधा तीधर आटा बटेर वाली कहानी हो गई कि यार एक तरफ इंटीजर है दूसरी तरफ स्ट्रिंग है, अगर दोनों इंटीजर होंगी तो मैं प्लस कर दूंगा, दोनों स्ट्रिंग हुई तो मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, लेकिन अब एक तरफ इंटीजर और स्ट्रिंग है, इसके साथ करना क्या है भाई। तो उसने कहा टेंशन ना लो, एरर दे दो। तो जाओ, उसने खुद ही एरर फेंक दिया कि भाई यहाँ पे जो ना आपने मजाक किया हुआ है, या तो इंटीजर दो या स्ट्रिंग दो या कोई और फजीलत से कुछ और स्ट्रिंग बता दो कि मुझे करना क्या। तो यहाँ पे हमारे पास वो एरर फेंक रहा है, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए उसने कहा कि भाई इसीलिए कॉमा दिया हुआ है, तो इसीलिए एंड्रॉइड के पाइथन के अंदर दो तरीके कि आप प्लस भी यूज़ कर सकते हो, कॉमा भी यूज़ कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x को प्रिंट करो, कॉमा y को प्रिंट करो, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग प्रिंट होंगे। अब जब यहाँ पे जाके इनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पर आ गया तो 5 स्ट्रिंग करके हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्यों ये एरर नहीं आया, क्योंकि अब इसको हमने प्लस का कॉन्केटिनेट तो लगाया नहीं है, हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा से क्या हुआ, उसने कहा कि यार x की वैल्यू है उसको प्रिंट करो, कॉमा y की वैल्यू है उसको प्रिंट करो, तो दोनों वैल्यूज ने अलग अलग उठा के प्रिंट की, बीच में स्पेस डाल दिया, 5 स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये प्रिंट के अंदर हम दो वेरिएबल्स को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे हम प्लस लगा के, कहीं पे हम कॉमा लगा के। प्लस अगर दोनों स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेट करके ज्वाइन कर देगा विदाउट स्पेसेस, अगर इंटीजर हुआ दोनों तो दोनों को प्लस कर देगा, अगर एक इंटीजर और एक दूसरा डेटा टाइप हुआ तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हमारे पास आ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस ही रखते हैं मैं, लेकिन अब की बार y को मैं जो है ठीक है, मैं कह देता हूँ 5.0। अब क्या होगा, 5.0 टेक्निकली नंबर है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग हम इसको फ्लोटिंग कहते हैं। फ्लोट क्यों, क्योंकि डेसिमल वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे अब डेसिमल आ गया और वहाँ पे 5 आ गया, तो उसका जवाब क्या आना चाहिए। हाँ, अब प्लस काम करेगा नहीं करेगा, ये सोचने वाली बात हुई ना। एग्जैक्टली, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जिनको हमें थोड़ा सा समझना लाजमी होता है। अब जब इसको आप एग्जीक्यूट करने जाओगे तो यहाँ पे आंसर क्या आया 10.0, क्योंकि वो डेसिमल है लेकिन इवेंचुअली नंबर तो है ना। तो एक 5 को और 5.0 दो नंबर्स हैं जिनको मैं आराम से प्लस कर सकता हूँ, तो उसने दोनों को प्लस किया, लेकिन क्योंकि 0.0 है तो 0.0 भी उसने लगाया, जवाब में उसने ऑटोमेटिकली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके फ्लोटिंग वैल्यू के तौर पर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे प्लस काम कर गया, हालांकि दोनों मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, एक तरफ इंटीजर है दूसरी तरफ फ्लोट है, लेकिन वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन दीज टू नंबर्स। इंटीजर और फ्लोट के ऊपर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकता हूँ कि एक नंबर को डेसिमल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हम करते ही करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसीलिए उसने यहाँ पे भी अलाउ किया, दोनों को प्लस करें, जो जवाब आया उसको यहाँ पे कर दिया। अगर आप इन दोनों शहजादों को अलग अलग करना चाह रहे हो, कॉमा लगा दो। कॉमा से क्या होगा कि अब x की वैल्यू अलग प्रिंट होगी, y की मेरे भाई की जो वैल्यू है वो अलग प्रिंट होगी। अब इसको हमने एग्जीक्यूट कराया तो 5 अलग प्रिंट हुआ, स्पेस 5.0 अलग प्रिंट हुआ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे वो बताने की हमें कोशिश कर रहा था, ठीक है। आ जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर। नाउ ग्लोबल वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी एक्सेस एक फंक्शन की बॉडी से बाहर होती है। ग्लोबल वेरिएबल्स बेसिकली हम फंक्शन से बाहर क्रिएट करते हैं और उसको एक्सेस हम फंक्शंस के अंदर क्रिएट करते हैं। पहली चीज़, व्हाट डू वी मीन बाय फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस एक पीस ऑफ कोड होता है जो एक सर्टन टास्क परफॉर्म कर रहा होता है।
फंक्शंस आर लाइक अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम डिफाइन करते हैं विद आवर ओन नेम, और उसके बाद हम उसमें अंदर कुछ मखसूस टास्क रख रहे होते हैं, लाइक डूइंग मल्टीप्लिकेशन और डूइंग सर्टेन टास्क और रीडिंग द डेटा और कनेक्टिंग द डेटाबेस वगैरह वगैरह। ठीक है, फंक्शंस या लफ्ज मेथड दोनों यूज़ किए जाते हैं। फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं टू डिफाइन अ सेट ऑफ टास्क, जो हम चाह रहे हैं कि यार एक वेरिएबल को मैं एक नाम को कॉल करूं और वो 10-12 टास्क एक साथ परफॉर्म करे। ठीक है, और ये वो टास्क है जो शायद मैं बार बार करता रहूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं तो हम एडिशन करना चाहेंगे। अब एडिशन एक ऐसी चीज़ है जो बार बार हो रही होगी, तो बजाय कि एवरी टाइम आई राइट 2+2 या वेरिएबल में x+x, और अगर 10 दफ़ा हो रहा है तो 10 दफ़ा लिखने के बजाय मैं एक फंक्शन बना दूंगा, उसको 2 वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, वो कैलकुलेट करके आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फंक्शन से क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड हम बना देते हैं और वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होता है। आगे इनके बारे में हम और पढ़ेंगे, लेकिन अब फंक्शन के इशू ये होता है कि उसकी एक ब्लॉक ऑफ बॉडी हो जाती है। देयर आर सर्टन टाइम्स जहाँ पे मुझे कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं ताकि मैं उनको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकूं। फंक्शन क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड है, तो जो वेरिएबल्स उसके अंदर डिक्लेयर होंगे वो उसी के अंदर एक्सेस हो सकेंगे, उस ब्लॉक से बाहर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली वो चीज़ करना चाह रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स बेसिकली आर वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। तो अगर आप बॉडी में जब उसको डिक्लेयर करोगे फंक्शन से बाहर, तो वो फंक्शन के अंदर भी एग्जीक्यूट होंगे, और मल्टीपल फंक्शंस अगर बने हुए तो हर फंक्शन उस ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस उसने बताया हुआ कि एक्स इज इक्वल टू ऑसम हमने बनाया, डिफाइन माई फंक्शन किया, और ये मेरा कस्टम फंक्शन हमने अपना डिक्लेयर किया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया माई फंक्शन का, ब्रैकेट्स दिए, कॉलन से स्टार्ट किया बॉडी, इंडेंटेशन से मैंने इसका स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, फिर इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो ये एक दफ़ा मेरा फंक्शन बन गया। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप इसको कॉल नहीं करोगे। इस चीज़ को हम कहते हैं डिक्लेयरिंग अ फंक्शन और डिफाइनिंग अ फंक्शन। डिक्लेयरिंग या डिफाइनिंग से मतलब ये कि हम फंक्शन की पहला पर्पस बताते हैं कि यार ये फंक्शन का नाम है, उसका ये काम है। ठीक है, अब जब भी मुझे उस काम को परफॉर्म करना है तो मैं उस फंक्शन के नाम से उसको पुकारूंगा कि भाईजान आपने पुकारा, आपने काम परफॉर्म करना है, तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू को फिलहाल प्रिंट कर देगा। अब मैं एक दफ़ा करूँ या इसको 10 दफ़ा यही स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ, और 10 दफ़ा इसी फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा और वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ वही आ रही है ग्लोबल वेरिएबल की, ये जो वेरिएबल इससे मैंने बाहर डिक्लेयर किया, अब ये आई कैन एक्सेस इट इनसाइड दिस फंक्शन एज वेल। अगर ये वेरिएबल मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करूंगा तो अब ये सिर्फ इसी को ही अंदर इस्तेमाल हो सकेगा, इससे बाहर कोई दूसरा फंक्शन या कोई दूसरा जो मेथड है प्रिंट का उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लोबल फंक्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल, if you create a variable with the same name inside a function, this variable will be local and can only be used inside the function। अगर आपने उसी वेरिएबल नाम से फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, तो डिफाइन फंक्शन किया x इज इक्वल टू फैंटास्टिक और प्रिंट पाइथन को किया, अब बेसिकली ये इस लोकल वेरिएबल को उठाएगा क्योंकि उसके नज़र में ये मेरे पास पहली चीज़ मौजूद है, मैं इसको यूज़ करूँगा। हाउएवर अगर मैं इसको जैसे कॉल किया तो ये इसी का प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैं इसके बाहर प्रिंट पाइथन इज इक्वल टू x करूँगा तो अब ये जो वेरिएबल x प्रिंट करेगा ये ऑसम करेगा, ये इस वाले फैंटास्टिक को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर हुआ है। सिमिलरली ये जो है इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे कि ये मैं फंक्शन से बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं होती तो ये फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर हो रहा होता, सिंपली एज दैट। तो ये हमारे पास एक फंक्शन का बेसिक ग्लोबल वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ हम बेसिकली नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, द वेरिएबल इज अ लोकल, कैन ओनली बी यूज इनसाइड दैट फंक्शन। तो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया तो ये हमारे पास इसी फंक्शन के अंदर डिफर होता है। टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू यूज द ग्लोबल कीवर्ड। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि यार फंक्शन से बाहर भी एक्सेस हो सके, जैसे यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कि फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर बॉडी दी, लेकिन अब वेरिएबल के साथ मैंने ग्लोबल लगा दिया और उसकी पैरामीटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो वेरिएबल है ये फंक्शन का बॉडी के अंदर डिक्लेयर हुआ, लेकिन क्योंकि हमने इसके सामने ग्लोबल एज अ पैरामीटर लगा दिया, एक आर्ग्यूमेंट लगा दिया है, तो अब ये जो वेरिएबल है हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल की सूरत में बिहेव करेगा। तो ये फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, फंक्शन से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो यूज ग्लोबल कीवर्ड इफ यू वांट टू चेंज ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। जो अगर आप वैसे इसका मेरे हिसाब से कम ही यूज हम करते हैं, लेकिन देयर आर प्रोग्रामिंग में हर फंक्शन चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप एक वेरिएबल को बॉडी के अंदर भी यूज़ करना चाह रहे हैं और बॉडी से बाहर भी, तो बेसिकली हम उसको जो है ग्लोबल का वर्ड लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक x इज इक्वल टू ऑसम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, फिर फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसको अंदर ग्लोबल एक और वेरिएबल x के नाम से ही हमने कर दिया। अब मैंने क्या किया कि इस वेरिएबल x को ग्लोबल कर दिया। अब जब मैं इसको x इज इक्वल टू फैंटास्टिक करूंगा तो ये ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो तब्दील हो गई फंक्शन के अंदर। अब ये वाले जो वेरिएबल की वैल्यू है ये तब्दील हो गई फैंटास्टिक के अंदर। अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो बेसिकली ये फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो प्रिंट x करने गए तो x में क्या प्रिंट करेगा वो, ऑसम के फैंटास्टिक।
फैंटास्टिक, राइट। क्यों फैंटास्टिक करेगा भाई? क्योंकि इसको हमने ग्लोबल कर दिया। जब ग्लोबल कर दिया तो अब इसका मतलब इसकी एक्सेस फंक्शन से बाहर भी हो गई। जब फंक्शन से बाहर भी हो सकती है तो अब जब इसका पैरामीटर हमने फंक्शन के अंदर ही चेंज किया, लेकिन बाहर यहाँ पे आके वो फैंटास्टिक ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ये भी ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो समटाइम्स दिस माइट बी यूज कि मैं फंक्शन की अंदर प्रोसेस कर रहा हूँ और जब उसका आंसर है उसको जब हम अपडेट कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन से बाहर भी वो अवेलेबल हो, तो हम उसको ग्लोबल कर देते हैं। तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स के दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि आइदर यू डिफाइन इट आउटसाइड द बॉडी, और अगर आप फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसको ग्लोबल कॉन्सेप्ट दे दो, कहानी खलास। ठीक है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अगर आप ग्लोबल नहीं यूज करोगे तो नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ लोकल वेरिएबल। ये जो भी काम करेगा फंक्शन की बॉडी के अंदर रहेगा, जब तक आप उसको इंडेंटेशन देते रहोगे उसका काम चलता रहेगा। इंडेंटेशन के बाद बेसिकली आप उसको जैसे बाहर एक्सेस करोगे तो ये अपने पुराने वाले वेरिएबल के हिसाब से काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर। अब मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें चीज़ है वो एक्सरसाइज है। यू कैन गो विद दैट। आई विल गो टुवर्ड्स पाइथन डेटा टाइप्स। पाइथन डेटा टाइप्स बेसिकली डिफाइन एज कि आपके जो डेटा जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसकी डिफॉल्ट टाइप क्या होगी। नाउ रिमेंबर, जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली उसकी टाइप बताते नहीं है, तो वो ऑटो असाइन हो जाती है। तो लेकिन पता होना चाहिए क्या डेटा टाइप में हमारे पास क्या क्या डेटा है, किस तरह के हम डेटा डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ की बात हो रही है। इन वेरिएबल डेटा टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा, लेकिन किस टाइप का डेटा वो जानना बहुत लाजमी है कि हम किस टाइप का डेटा सेव कर रहे हैं और किस टाइप का डेटा प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। डिफॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट टाइप जिसे हम कहते हैं, उसको अंदर हमारे पास स्ट्रिंग str का डेटा आ जाता है। ठीक है, str बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। कोई भी टेक्स्ट आप जब सेव करते हो तो डिफॉल्ट में उसका स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है। इसी तरह से न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हमारे पास 3 टाइप के आ जाते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप वेरिएबल्स। ठीक है, इंटीजर बेसिकली स्टैंडर्ड होल नंबर होता है, फ्लोटिंग डेसिमल नंबर कह रहे होते हैं, एंड व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बन जाती है। सीक्वेंस टाइप्स हमारे पास आती हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज लिस्ट, ट्यूपल्स और रेंज। लिस्ट के अंदर जिसका मतलब ये कि एक ही वेरिएबल के थ्रू हम मल्टीपल डेटा को एक्सेस कर सकें एक ही वेरिएबल के अंदर, जिसको हम लिस्ट बनाते हैं। उसका दूसरा तरीका ट्यूपल्स भी है, एंड देन थर्ड इज नोन एज रेंज। ये 3 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स आ जाते हैं। वक्तन वक्तन हम एज अ साइड इन सब का इस्तेमाल यहाँ पे करते रहेंगे। आई विल शो यू हाउ यू डू दैट। मैपिंग टाइप के अंदर डिक्शनरी टाइप की मैपिंग आ जाती है। ठीक है, कि आप डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में क्या होता है कि एक वर्ड होता है, उसकी मीनिंग होती है, वर्ड उसकी मीनिंग। तो बेसिकली की और एलिमेंट का एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी के अंदर कि एक वर्ड है उसके रिप्रेजेंटेटिवली में हमारे पास मीनिंग आ गई। कुछ प्रोग्रामिंग में इसको एसोसिएटिव एरे करके भी यूज़ किया जाता है। कुछ के अंदर हम इसको जो है हैश टेबल करके जावा के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक डिक्शनरी टाइप का डेटा है मैपिंग के अंदर। अगेन एज अ सेट हम आगे तफसील में इनके पढ़ते रहेंगे। सेट के अंदर हमारे पास सेट एंड फ्रोजन सेट्स आ जाते हैं। बूलियन के अंदर बूलियन डेटा टाइप आ जाता है विच होल्ड्स द वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। बाइनरी टाइप्स के अंदर हमारे पास बाइट्स आ जाते हैं, बाइट एरे आ जाता है, मेमोरी व्यू आ जाता है। नन टाइप के अंदर बेसिकली देखिए इसके अभी हमने कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं बताई, जिसको समटाइम्स हम नल भी कहते हैं। ठीक है, तो गेटिंग डेटा टाइप, अगर आपको किसी भी वेरिएबल की टाइप का पता करना है तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है हमारे पास टाइप का। ओके, व्हेन वी यूज़ टाइप तो बेसिकली हम उसको बताते हैं कि यार, या पूछ रहे होते हैं कि यार ये जो वेरिएबल अभी भाई मैंने डिक्लेयर किया है इसकी टाइप क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कोड के अंदर आ जाते हैं, ओके, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज़ किया हुआ है एक्स का, तो मैं क्या करूँगा कि प्रिंट करा दूंगा। मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ब्रैकेट्स आ गए, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे टाइप, तो टाइप आ गई, टाइप की भी ब्रैकेट्स आ गए। अगेन ये फंक्शन है तो एवरी फंक्शन मस्ट हैव दिस राउंड ब्रैकेट्स। प्रिंट भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन है, हजरत अंग्रेज ने बना के रखा है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से टाइप भी एक फंक्शन है, बनाया हुआ है, बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब ये कि पहले से बनाया हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन है जिसका मखसूस काम होता है, हम उस फंक्शन को कॉल करके वो अपना काम कर रहे होते हैं। आगे चल के हम अपने फंक्शंस भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टाइप पे आके मैंने वेरिएबल पास कर दिया। दिस विल बेसिकली मीन कि जो अभी हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, भाई मुझे इसकी टाइप बताओ। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका ये बताएगा कि यार इसकी जो टाइप है हमारे पास क्लास इंटीजर डेटा टाइप की है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने इसके अंदर कोई और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल नेम कर देते हैं, नेम इज इक्वल्स टू, मैंने नाम लिख दिया। अब मैं जब इसमें टाइप में आके उसका नेम पता करूंगा कि भाईजान मुझे नेम की टाइप बताओ, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने गया तो इट विल टेल मी कि यार इस वेरिएबल की जो नेम है वो str, इन अदर वर्ड्स स्ट्रिंग है। तो टाइप विल बेसिकली रिटर्न टू अस कि आपके वेरिएबल की टाइप कौन सी है। ओके, सेटिंग द डेटा टाइप, हम डेटा टाइप सेट कैसे करते हैं। इतने सारे जो भी हमने डेटा टाइप से भी थोड़ा सा जिक्र किया, अब आया था उनके एग्जांपल्स के अंदर। तो बहुत सिंपल से x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हम बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, x इज इक्वल्स टू उसको वैल्यू असाइन करते हैं। जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो पाइथन इंटरनली खुद ही उसकी जो वैल्यू है बेस्ड ऑन दैट वैल्यू उसको टाइप असाइन कर देता है कि यार ये स्ट्रिंग बनेगी, क्योंकि आपने इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपने सिंपली नंबर दिया तो उसको इंटीजर कर देगा कि यार ये सिंपली न्यूमेरिकल नंबर है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एन इंटीजर। जब आपने उसको डेसिमल दिया
डेसिमल वैल्यूज हमारे पास प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग वैल्यूज कहलाती हैं. दिस विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड एज अ फ्लोटिंग वैल्यू. तो जब हम 20.5 देंगे तो दिस बिकम्स अ डेसिमल. डेसिमल को वो फ्लोट कंसिडर करता है. बाय कॉम्प्लेक्स मीन्स 1j कर दिया, जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर 1x करते हैं, 2x कर रहे होते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जब आप 1j करोगे तो अब क्योंकि उसमें आपने नंबर भी यूज़ किया है और अल्फ़ाबेट भी यूज़ किया है, तो बेसिकली नाउ दे आर कंसिडर्ड एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि यार आप इसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इस्तेमाल करने जा रहे हैं. ठीक है. इसी तरीके से x जो लिस्ट की हम बात कर रहे थे वो इस तरह से आती है. इसको हम सादा ज़बान में एरेज भी कहते हैं. एरेज या लिस्ट का बेसिकली मतलब ये कि एक वेरिएबल से मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक्सेस कर रहा हूँ. एक वेरिएबल्स के अंदर मेरे पास मल्टीपल डेटा हमारे पास एक्सेस हो रहा है. इन दिस केस एक ही वेरिएबल के अंदर एप्पल भी आ जाएगा, बनाना भी आ जाएगा, चेरी भी आ जाएगा. कैसे? वो बेसिकली उसकी इंडेक्स नंबर पे हम काउंट करते हैं. जब इस टाइप के डेटा टाइप्स हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि देयर इज अ वेरिएबल एक्स एंड एक्स विल होल्ड द वैल्यू ऑफ एप्पल ऑन अ 0 इंडेक्स. 1 इंडेक्स पे उसकी बनाना आ जाएगा, 2 इंडेक्स पे उसकी चेरी आ जाएगा. तो इस तरह से मैं इन तीनों को एक्सेस करके यूज़ कर सकता हूँ. इसी तरह से ट्यूपल आ गया. सिमिलरली ट्यूपल भी उसी तरीके से काम कर रहा होता है कि हम बनाना, चेरी और इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इफ़ यू वांट लेट्स जस्ट ट्राई एंड सी दिस एग्जांपल. अगेन W3 स्कूल वेबसाइट पे आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे. तो x इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना एंड चेरी हमने कर दिया. ठीक है. डिस्प्ले x को हमने करा दिया, प्रिंट करा देंगे तो उसकी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू वो प्रिंट कर देगा एक साथ ही. और अगर आप उसकी टाइप माना करना चाहोगे तो भाई याद आएगा यार ये ट्यूपल बनाया हुआ है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप लिस्ट पे चले गए, इसका एग्जांपल हम अगर देख लेते हैं यहीं पे, तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है. ठीक है. जो फ़र्क आ गया कि लिस्ट के अंदर बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ट्यूपल के अंदर राउंड ब्रैकेट्स आ गया. मेन फर्स्ट डिफरेंस तो हमारे पास ये आ गया. ठीक है. लिस्ट के अंदर एप्पल, बनाना और ये चीज़ हमारे पास मल्टीपल आइटम्स आ जाते हैं. इसको एरेज यूजुअली से सेट हम कहते हैं. एक्स को हमने प्रिंट करा है तो सारे एक्स के एलिमेंट्स उसने प्रिंट कर दिए. ये बहुत आसान सा तरीका है. अगर आप कुछ जावा में से या C++ में आ रहे हैं तो ये हम चीज़ नहीं कर सकते थे. वहाँ पे फिर मुझे एरे लगा के लूप और उसके इंडेक्स के थ्रू तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करना पड़ता था. यहाँ पे सिंपली आप एक्स प्रिंट करोगे तो पूरा जो उसकी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं या जितने भी आइटम्स होंगे वो एक साथ सारे प्रिंट हो जाएंगे. हाँ, अगर उसके ऊपर मुझे प्रोसेसिंग करनी है तो फिर मुझे थोड़ा सा अलग सा कोड करना पड़ेगा. फॉर डिस्प्ले की टाइप अपने बना की, तो उसने कहा यार क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया तो ये बेसिकली लिस्ट कहलाता है. ठीक है. इसी तरीके से रेंज में आ गए तो हम बेसिकली रेंज के अंदर एक मखसूस रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बता देते हैं कि यार एक्स है उसकी रेंज 6 है. इसका अगर आप एग्जांपल चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि यार एक्स इज इक्वल्स टू रेंज 6 है. 6 का मतलब ये जब आप इसको प्रिंट कराने के तो वो बताएगा कि इसमें 0 से लेकर 6 तक की इंडेक्स के नंबर्स या वैल्यूज़ में रख सकता हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट रेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हम आ सकते हैं. ये क्लास हमारे पास रेंज की बन जाती है. इसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी आ गई. डिक्शनरी जैसे मैंने कहा कि हैश स्ट्रक्चर या एसोसिएटिव एरे का एक एग्जाम्पल होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर. पाइथन के अंदर हम लफ्ज़ डिक्शनरी यूज़ करते हैं. पाइथन ये कहता है कि भाई अगर आपने इस तरह के एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं तो एक्स के अंदर आपने एक चीज़ दे दी नेम, ये बिकम्स योर की और उसकी फिर वैल्यू जो उसका जो समझ क्या कहते हैं उसका एलिमेंट आ जाता है हमारे पास. ठीक है. तो ये नेम आ गया, ये नेम की वैल्यू आ गई. ये एज आ गया एज अ नेम और उसकी ये वैल्यू आ गई. तो दिस बिकम्स अ डिक्शनरी एग्जाम्पल. डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड आ गया, इन अदर वर्ड्स ये उसकी मीनिंग आ गई. दिस का सिंटैक्स हमारे पास इसका ये बनता है कि भाई आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ किए, की दी, कॉलन दिया और फिर उसकी वैल्यू दी. ठीक है. तो नेम बेसिकली की के तौर पे काम करता है, एज अ वर्ड के तौर पे काम करता है, एज ए हमारे पास इंडेक्स नंबर के तौर पे काम कर रहा होता है, लेकिन इंडेक्स नंबर नहीं, इंडेक्स एज अ स्ट्रिंग के तौर पे. और फिर उसकी हम कॉलन दे के वैल्यू दे रहे होते हैं. तो अब मुझे जहाँ कहीं जॉन को प्रिंट कराना है तो मैं एक्स नेम करके प्रिंट कराऊंगा. तो इफ़ आई कम हेयर, तो यहाँ पे फिलहाल सादे एग्जांपल में मैंने पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दिया. उसी तरीके से एक्स को हमने यूज़ किया तो हमारे पास वो चीज़ आ गई. इसी तरीके से सेट आ गया, इसी तरीके से फ्रोजन एप्पल सेट आ गया, इसी तरीके से ट्रू आ गया. इसी तरीके से हमारे पास बाइट्स में आ गया कि बाइट हेलो आ गया, बाइट एरे आ गया, मेमोर व्यू आ गया, नन आ गया. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स हैं. आगे इनके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे तो थोड़ा और बात वाज़े तौर पे क्लियर हो जाएगी. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ हमारे पास है कि सेटिंग स्पेसिफिक डेटा टाइप. अगर आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप खुद से बनाना है कि यार ये जो मैं डेटा क्लियर कर रहा हूँ ये किस तरह का डेटा है. अभी तो हमने कहा कि आप डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है, लेकिन जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली खुद बताना है तो अब मैं क्या करूँ. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. स्ट्रिंग str एज अ फंक्शन के तौर पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में हेलो वर्ल्ड दिया. अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि भाईजान मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने जा रहा हूँ. ठीक है. इसका सिर्फ मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं है ये आप नहीं भी करो क्योंकि पाइथन खुद ही कर देता है तो सानू टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अक्सर औकात हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम स्पेसिफिकली बताएं. अगर स्पेसिफिकली बताना चाह रहे हैं तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स. अगेन क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स हैं तो इसलिए हम उनको फंक्शन कह रहे हैं और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं. तो अब ये स्पेसिफिकली फोर्स करेगा
पाइथन को कि यार इसकी डेटा टाइप को अपने इंटीजर ही रखना है, इसकी डेटा टाइप को फ्लोट ही रखना है, इसको कॉम्प्लेक्स ही रखना है, ये लिस्ट बना रहा हूँ, ये ट्यूपल बना रहा हूँ, ये रेंज बना रहा हूँ, ब्ला 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 चीज़ें। ठीक है, तो स्ट्रिंग से हमने जब दिया तो ये स्पेसिफिकली इसको स्ट्रिंग करेगा, इंटीजर करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये मेथड्स भी यूज करके हम स्पेसिफिकली डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट। ठीक है, वंस दिस इज डन तो ये हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स जस्ट गो टू नंबर्स। अब आते हैं थोड़े स्पेसिफिकली डेटा टाइप्स को थोड़ा और हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, ताकि इसके कुछ एग्जांपल्स हम और देख सकें। नंबर्स, देयर आर 3 बेसिकली नंबर टाइप्स इन पाइथन, जैसे हमने अभी बात की इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ये 3 नंबर टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स कहलाती हैं। तीनों के अंदर बेसिकली ये है कि व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल इंटीजर x इज इक्वल्स टू 1 तो इंटीजर बना, डेसिमल दिया तो फ्लोट बना, और आई जे कर दिया, 1j कर दिया, 2j कर दिया, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं, जिसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर भी हम समटाइम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका वेरी एग्जाम्पल ये आ गया कि टू वेरीफाई कि वाकई ये चीज़ बनी नहीं बनी, अगेन हम टाइप यूज़ करेंगे तो हमारे पास टाइप आ जाएगा इंटीजर, और इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल्स और अनलिमिटेड लेंथ। ठीक है, इसका मतलब ये कि मैंने इंटीजर बनाया तो मैं इसको 1 दे सकता हूँ, मैं उसमें बहुत बड़ा नंबर भी दे सकता हूँ, अनलिमिटेड लेंथ हमारे पास आ जाती है, या नेगेटिव दे सकते हैं। तो इसे होल नंबर माइनस या पॉजिटिव दोनों हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और टाइप जब आप इसकी चेक करोगे तो तीनों की वो इंटीजर ही बताएगा। फ्लोटिंग में हम डेसिमल वैल्यू देते हैं, अगेन ऑफ नंबर कंटेनिंग डेसिमल वैल्यूज़, 1 और मोर डेसिमल वैल्यूज़ आ गए, 1.10 हो गया, 1.10 हो गया, या नेगेटिव नंबर आ गया, ऑल की टाइप हमारे पास फ्लोटिंग में बन जाएगी। इसी तरह से एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे पास जो जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं कि x35 एक्सपोनेंशियल पावर 3, तो अब यहाँ पे e पावर 3 बेसिकली रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल पावर 3, और इसका हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसी तरीके से e कैपिटल 4 हो गया तो ये भी एक्सपोनेंशियल पावर 4 हो गया, जिसका भी बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसी तरह से -8.7 एक्सपोनेंशियल पावर 200, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे नोटेशन आ गई हमारे पास ई की सूरत में, और ये एक एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अब यहाँ पे हमारे पास बिहेव कर रहा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास एग्जांपल्स आ गए। ओके, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन विथ j एज एन इमेजिनरी पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 3 + 5j या 5j या -5j, तो इज इमेजिनरी पार्ट के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप ऑफ कन्वर्जन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ आ गई, जो नंबर्स के हिसाब से हम जब बात कर रहे होते हैं, या जब हमने स्पेसिफिकली इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के जो डेटा टाइप्स के अंदर फंक्शंस देखे थे, उसका मेजर पर्पस आता है कन्वर्जन का। अब अक्सर औकात प्रोग्रामिंग में वेरिएबल हम कॉमन खुद से भी डिक्लेयर कर देते हैं, अक्सर औकात भाई हमें खास एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें है कास्टिंग, जिसे हम कहते हैं, या टाइप कन्वर्जन जिसे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, लेकिन उस इंटीजर को मुझे एज अ फ्लोट यूज़ करना है। ठीक है, या मैंने यूज़र को कहा कि नंबर एंटर करो, उसने 1 एंटर कर दिया, अब मुझे 1 नहीं एक्चुअली 1.0 एज अ डेसिमल उसको कन्वर्ट यूज़ करना है। ठीक है, एज अ फ्लोटिंग वेरिएबल टाइप यूज़ करना है, तो मुझे उस इंटीजर को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोटिंग में, ताकि मेरी आगे की जो इक्वेशन या कैलकुलेशन है वो सही से हो सके मैथमेटिकल। तो उसमें हम कन्वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। कन्वर्जन के अंदर हम एक डेटा टाइप को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन, या जिसको प्रोग्रामिंग की दूसरी ज़बान में कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन का मतलब अगेन एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ी देर पहले अभी हम पढ़ कर आए थे। इसमें क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटीजर एक x मैंने डिक्लेयर कर दिया, x = 1, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर, तो मैंने वही फ्लोट वाला मेथड यूज़ किया जो हमने डिक्लेरेशन में पढ़ा था कि फ्लोट x। अब क्या करेगा कि वो देखेगा कि यार ये वेरिएबल ऑलरेडी इंटीजर है, लेकिन क्योंकि अब मैंने एक्सप्लिसिटली इसको बता दिया कि भाई नहीं, इसको फ्लोट करना है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इस x को फ्लोट के अंदर। अब जब आप इसको प्रिंट करके इसकी टाइप मालूम करोगे, तो ये आपको बताएगा कि यार ये जो मेरे पास मेथड है, ठीक है, इसको मैंने टाइप कराया, तो इसको बताएगा कि यार ये फ्लोट हो गया, क्यों, क्योंकि अब मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो जवाब होगा वो मैंने दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया, ये इसी वेरिएबल को कन्वर्ट नहीं करेगा, ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, इन मेथड्स का पर्पस ये बनता है कि ये करंट x को ही तब्दील नहीं कर रहा है, ये x की वैल्यू ले रहा है, जो भी x के अंदर उस वैल्यू को तब्दील कर रहा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको दोबारा x के ऊपर ही असाइन कर रहे हो, या आप किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर असाइन कर रहे हो। ठीक है, उसूलन फिर हम बेहतर तौर पर प्रोग्रामिंग के इशूज़ को अवॉइड करने के लिए एक अलग नया वेरिएबल बनाया, उस पर असाइन करा दिया। इसी तरह से इंटीजर y, तो y हमारे पास एक फ्लोटिंग वेरिएबल है, यहाँ पे अभी हमने डिक्लेयर कर करा है, इसी को मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, तो मैं y इंटीजर कर दूंगा। तो इसका मतलब ये कि इस फ्लोटिंग को स्पेसिफिकली आपने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली हमारे पास इंटीजर के अंदर उसको कन्वर्ट करके वैल्यू को असाइन कर देगा।
गॉट इट। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू प्रिंट करके जब टाइप मालूम करोगे तब ए बी सी की टाइप फ्लोट होगी, बी की टाइप इंटीजर होगी, सी की टाइप कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। नो मैटर व्हाट इनिशियल वैल्यू वॉज, हमने कास्टिंग की या टाइप कन्वर्जन किया, मेथड यूज करते हुए स्पेसिफिकली उसको बताया कि भाई इसका जो अब वेरिएबल की वैल्यू है आप तब्दील कर दो, ठीक है। दिस बिकम्स माई कास्टिंग इश्यूज। रैंडम नंबर्स, अब आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाउ डू वी जनरेट अ रैंडम नंबर। पाइथन डज नॉट हैव अ रैंडम फंक्शन टू मेक अ रैंडम नंबर, बट पाइथन हैज अ बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड रैंडम दैट कैन मेक यूज ऑफ रैंडम फंक्शंस। तो ये कह रहा है कि भाई पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रैंडम फंक्शन नहीं है। अक्सर प्रोग्रामिंग के अंदर है, जैसे जावा के अंदर हम यूटिलिटी की क्लास यूज़ करते हैं, यूटिल डॉट मेथड की। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई इस तरह से बिल्ट इन मेथड नहीं है, लेकिन आप एक क्लास है बनी हुई है, आपने पहले उसको करना है इम्पोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट किया, इसका मतलब ये कि मैं इसको बता रहा हूँ पाइथन को कि यार तुम्हारे पास बिल्ट इन नहीं है, लेकिन एक अलग से हजरत अंग्रेज ने क्लास बनाई हुई है रैंडम की, उसको इंपोर्ट करो। उसका एक मेथड है रैंडम डॉट रैंड रेंज का, ठीक है। अब इसका मैंने कॉल किया, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो बेसिकली अब ये क्या करेगा कि मेरे जितनी मैं रेंज बताई हुई उस हिसाब से एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। एवरी टाइम वी रन दिस कोड तो इट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड जनरेट अ न्यू रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। एवरी टाइम वी एग्जीक्यूट इट तो एक हमारे पास रैंडम नंबर बनाएगा, रेंज उसकी क्या होगी 1 से 100 के दरमियान में। तो रैंडम इंपोर्ट कराया हमने, सबसे पहले इंपोर्ट कराने के बाद हमने उसको कहा कि भाई प्रिंट करो आर रैंडम, जो अभी हमने क्लास इंपोर्ट की है उसी की, डॉट रैंड रेंज की। तो एक रैंडम रेंज की आप मेथड लगाओ और रेंज उसको दे दी 1 से 100 और 1 से 10 फॉर एग्जांपल। तो 1 से 10 के दरमियान में जितनी दफ़ा कोड आपका एग्जीक्यूट होगा एवरी टाइम वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 और 10 के दरमियान में, और वो यहाँ पे शो करेगा। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि ये रैंडम नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर का हमारे पास कोड बना था। यहाँ तक वो चीज़ हुई, समझ में आई। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। अब आ जाते हैं कास्टिंग को थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं कि यार ये जो टाइप कन्वर्जन थी और कास्टिंग थी उसको हम और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ पे बात कर रहा है कि स्पेसिफिक वेरिएबल टाइप, जो आपकी स्पेसिफिक वेरिएबल टाइप है हम उसको यूज़ करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, और उसको थ्रू ही हम डेटा टाइप्स को कास्ट कर रहे होते हैं। एक तो ये कि हम जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, उसी वक्त बता दें कि यार ये जो वेरिएबल है इसको इंटीजर करो, ये जो वेरिएबल है इसको भी आप इंटीजर करो, ये जो वेरिएबल आ रहा है इसको भी आप इंटीजर करो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल करा था, लेकिन हो सकता है कि आप 2.8 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन उसको आप बता रहे हो कि यार ये है तो 2.8, लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग वेरिएबल्स आ जाती है। इसी तरीके से फ्लोटिंग के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या फ्लोट मेथड वही मेथड है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था टाइप कन्वर्जन के अंदर। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कास्ट कर रहे हैं कि 1 को फ्लोट कर दो, 2.8 को भी फ्लोट करो, 3 स्ट्रिंग आ गया इसको भी फ्लोट करो, 4.2 इसको भी फ्लोट करो। तो जब आप इनको डिक्लेयर करके यूज़ करोगे तो ऑल दीज नंबर विल ऑटोमेटिकली बिकम स्ट्रिंग फ्लोटिंग वेरिएबल्स। तो 1 हो गया तो ये भी फ्लोट में हो गया, 2.8 तो ऑलरेडी फ्लोट में वैसे ही है, 3 है तो 3.0 देखो उसने कर दिया, क्योंकि फ्लोटिंग में हमेशा पॉइंट लग रहा होता है तो उसने 3 पॉइंट को 0 कर दिया। तो ये 3 एज अ स्ट्रिंग है, उसको भी उसने कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्लोट। एक्सीलेंट। इसी तरीके से 4.2 आ गया एज अ स्ट्रिंग के तौर पे, ठीक है, लेकिन अब उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 4.2। अगर आप जब इसकी टाइप मालूम करोगे, इन तमाम वेरिएबल्स की टाइप पे आपको क्या मिलेगी, फ्लोट। तो ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जिसमें हम वेरिएबल्स को कास्ट कर लेते हैं कि यार नो मैटर व्हाट द डेटा इज, आप उसको कास्ट कर दो या टाइप कन्वर्ट कर दो इनटू दैट पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रिंग में आ गया कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है और मुझे उसको या कोई भी वैल्यू आ रही है और उसको मुझे एक्सप्लिसिटली एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सेम कोड अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हम यूज़ करेंगे, str मेथड। तो वो जो मेथड शुरू में हमने डेटा टाइप्स के अंदर पढ़े थे वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब उन मेथड्स का सिर्फ इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से आ रहा है। क्या आ रहा है कि मुझे जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको बोल दूंगा भाईजान ये जो स्ट्रिंग आ रही है उसको स्ट्रिंग में करो। अगर 2 आ रहा है तो इस 2 को नंबर भी आ रहा हो सकता है मैं डेटा यूजर से ले रहा हूँ, तो जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, क्योंकि मुझे नहीं पता वो नंबर दे रहा है या टेक्स्ट दे रहा है या डेसिमल दे रहा है। सो दिस बिकम्स लाइफ मोर ईजी टू इंश्योर कि जो डेटा आपके पास आ रहा है वो करेक्ट फॉर्मेट में हो, ताकि फिर आगे आपके पास कोड में कोई इशू ना हो। 3.0 आ रहा है, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये तमाम नंबर जो हैं, जब आप एक्सप्लिसिटली इसको बता रहे हो कि यार ये नंबर्स की टाइप स्ट्रिंग हो, तो सबके सब स्ट्रिंग हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम एक्सप्लिसिटली कास्टिंग कहते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। वंस इट इज अंडरस्टैंडेबल, बहुत आसान। तो ये मेथड्स हैं फ्लोट का, जिसको डिक्लेरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, टाइप कास्टिंग के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए भी होते हैं, या टाइप कन्वर्जन के लिए और एक्सप्लिसिट कास्टिंग के लिए हर सूरत में आता है कि एक इंटीजर है उसको हमने कास्ट करना है दूसरे डेटा टाइप के अंदर, वही कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है पास। तो ये कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, उस हिसाब से हमने बात हो गई कंप्लीट। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू स्ट्रिंग।
तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोर्स समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्ट्रिंग्स और बाकी के कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर रहा हूँ और आगे चल के हम इसको फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ पाइथन। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो है रिमेनिंग स्ट्रिंग के ऊपर पूरी एक सेशन बनाएंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो डू वॉच द सेकंड पार्ट। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो कमेंट्स में मुझे बताएंगे क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एज आई सेड, मैं पूरे पाइथन के कोर्स को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।